वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों, आपकी आगामी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए ये भारतीय अर्थव्यवस्था का वीडियो दिया जा रहा है, हिंदी माध्यम का है और इसमें हम पूरी अर्थव्यवस्था के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे उन्हें कवर करेंगे। तो एक बार रिवीजन के उद्देश्य से इसको देखिएगा। नए सिरे से तैयारी करवाना इसका कोई पर्पज नहीं है, कम से कम सामने की परीक्षा जो आपका पीईटी एग्जाम है उसके लिए तो बिल्कुल नहीं है। आपने जो पीछे से पढ़ा है वही आपको काम देगा, लेकिन एक एन वक्त पे रिवीजन की आवश्यकता होती है तो आप इसे रिवाइज कर सकते हैं। शुरू करते हैं। वन लाइनर फैक्ट है, ज़्यादा रिवीजन में दिक्कत नहीं आएगी। योजना आयोग से ये बात शुरू हुई है और आप जानते ही हैं कि देश जब आज़ाद होता है तो आज़ादी की खुशी तो होती है, लेकिन उसके सामने बहुत सारी चुनौतियाँ होती हैं। मतलब एक नए सिरे से अपने आप को संप्रभु राष्ट्र के तौर पे बनाए रखना और बाहरी चुनौतियों से भी निपटना, अंदर जो जनता भुखमरी की शिकार है उसको मजबूत स्थिति में ले आना, मतलब देश को एक सही मुकाम तक पहुँचाना, ये बड़ा चुनौतीपूर्ण था। तो उस समय जो हमारे राष्ट्र निर्माता थे उन्होंने सोचा कि कुछ इस तरह की योजनाएं बनाई जाएं जो कि देश को एक झटके में आगे की ओर ढकेल सके, मतलब प्रगति की ओर ले जा सके। तो इसीलिए बनता है योजना आयोग और चलती है पंचवर्षीय योजनाएं। आप जानते ही हैं कि संविधान लागू होता है 26 जनवरी 1950 को। एक लंबी प्रक्रिया के द्वारा संविधान बनता है। जब नियम कानून का शासन, जनता का शासन बन जाता है, स्थापित हो जाता है, तो उसके बाद अब विकास ही सबसे पहली चुनौती थी। साथ में सुरक्षा के मामले थे तो वो तो बाहरी हैं। योजना आयोग का गठन होता है केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प के द्वारा, एक रिजोल्यूशन पास होता है और उसके द्वारा गठित होता है ये 15 मार्च 1950 को। अभी इसका अस्तित्व समाप्त करके इसकी जगह पे एक थिंक टैंक ले दिया गया है, मतलब एक विचारणीय संस्था है जो कि नीति आयोग कही जाती है। तो उसका स्वरूप बिल्कुल ही भिन्न है, वो अलग चीज़ है। तो ये समय के हिसाब से परिवर्तित होता है, लेकिन उस समय ये योजना आयोग स्थापित हुआ और भारत सरकार के कार्यपालिका संकल्प के द्वारा इसको स्थापित किया गया था, जो कि 1946 में जो गठित सलाहकार योजना बोर्ड की सिफारिश थी उस पर आधारित था। यहाँ योजना बोर्ड ये सलाहकार था और इसने जो सिफारिशें की थी उसी को ध्यान में रखते हुए इसकी स्थापना की जाती है। डेट पूछी जा सकती है तो आप याद रखेंगे। इस बोर्ड के अध्यक्ष का नाम था केसी नियोगी। नाम आप याद रखिए। इस तरह के कुछ छोटे छोटे जो पॉइंट होते हैं ना, पूछे जाते हैं। इस प्रकार से योजना आयोग भी न तो संवैधानिक था और न ही वैधानिक था। जैसे आप नीति आयोग को देखते हैं ना, तो उसी तरीके से इसका भी जो अस्तित्व है वो ये संवैधानिक निकाय के तौर पर नहीं है। संवैधानिक निकाय का मतलब क्या, संविधान में इसका उल्लेख तो वो नहीं दिखाई देता है, और वैधानिक भी ये नहीं। भारत में सामाजिक आर्थिक विकास के लिए नियोजन का ये शीर्ष अंग था। न सिर्फ आर्थिक विकास बल्कि सामाजिक विकास, और दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, दोनों को आप अलग करके नहीं देख सकते हैं। अगर आर्थिक विकास किसी देश का होगा तो सामाजिक विकास अपने आप उसके साथ चलता रहेगा, वो उससे काटा नहीं जा सकता। प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं और वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री ये योजना आयोग के पदेन सदस्य होते हैं। मतलब ये परमानेंट पद होते हैं इनके। जो अध्यक्ष होगा वो हमेशा भारत का प्रधानमंत्री ही होगा और वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री अनिवार्य रूप से इसके सदस्य होंगे। इस आयोग की बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री ही करता है। योजना आयोग किसी प्रकार से, मतलब करता था, अभी इसका अस्तित्व है नहीं तो इसको पीछे के ही समय में मानेंगे। योजना आयोग किसी भी प्रकार से भारत की संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। ठीक, ये ध्यान दीजिएगा, ये संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष का नाम गुलजारी लाल नंदा था। इस तरह के जो पहले वाले हैं ना वो पूछे जाते हैं। और इसका मुख्य कार्य केंद्र की पंचवर्षीय योजना का निर्माण करना था। 5 साल के लिए पूरा प्लान तैयार करना था और उसी के अनुरूप, उसी के रोड मैप पे काम करना था, ताकि हम एक अच्छे मुकाम को अर्जित कर सके। और कुछ टारगेट तय किए जाते थे कि इतना लक्ष्य हमें अचीव करना है, और कुछ थीम होता था। हर पंचवर्षीय योजना का अपना एक मुख्य उद्देश्य होता था। अब योजना आयोग आर्थिक विकास के लिए एक विचारक मंडल यानी थिंक टैंक था, जैसे कि नीति आयोग है। हालांकि दोनों के स्वरूप में अंतर है, जिसके कि पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री थे और इसके तहत उपाध्यक्ष का भी प्रावधान था। उपाध्यक्ष का मुख्य काम आयोग के कार्यों को समन्वित करना था, मैनेज करना था, फैसले लेना प्रधानमंत्री का काम। साथ में कुछ और अच्छी जानकारियां हैं, जैसे कि 6 केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य इसके पदेन सदस्य थे और इस आयोग में एक सचिव सदस्य होता था। एक सदस्य कैसा होता था, वो सचिव होता था। योजना आयोग एक स्वायत्त निकाय था। आपने पीछे देखा कि ना तो ये संवैधानिक है ना ही वैधानिक है, तो फिर ये कैसा है, ये स्वायत्त निकाय है, जिसका मुख्य मुद्दों पर अपना विचार होता था। जितने भी सामाजिक और आर्थिक विकास से जुड़े हुए महत्वपूर्ण मुद्दे होते थे उस पर इसके निजी विचार होते थे और सरकार के समक्ष ही अपने विचारों को रखता था। यह केंद्र तथा राज्य के मंत्रिमंडल में संपर्क, मतलब दोनों के संपर्क में रह के, केंद्र और राज्य दोनों के मंत्रिमंडल, चूंकि विकास जो है वो सिर्फ केंद्र के ही बूते नहीं हो सकता है, उसमें हर राज्य की भागीदारी आवश्यक होती है। तो केंद्र और राज्य के मंत्रिमंडल के संपर्क में रहकर यह काम करता था। और इसकी नीतियों के बारे में इस आयोग को पूर्ण, मतलब जो केंद्र और राज्य की नीतियां होती थी जो कि सामाजिक आर्थिक विकास से जुड़ी हुई थी, इसके बारे में इस आयोग को, यानी योजना आयोग को पूरी जानकारी होती थी। पूरा उसके पास एक एक हिसाब होता था। योजना आयोग एक तकनीकी निकाय था और संबद्ध अवधि में ये नियोजन की आवश्यकता के अनुसार इस निकाय में विशेषज्ञों और पेशेवरों को शामिल किया जाता था।
मतलब जैसी आवश्यकता होती थी। अगर कोई प्लान तैयार करना है तो कोई बहुत बड़े अर्थशास्त्री को ले आ दिए, या कोई बहुत बड़े सामाजिक विशेषज्ञ हैं जो कि सामाजिक समस्याओं के बारे में जानते हैं, समाधान खोज सकते हैं, उनको इसमें शामिल किया जाता था। मतलब एक गुणवत्ता में वृद्धि करने का काम, वैल्यू एडिशन का काम किया जाता था। अब आगे आप देखें, योजना आयोग के पहले अध्यक्ष तत्कालीन प्रधानमंत्री यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, क्योंकि प्रधानमंत्री ही इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। और योजना आयोग के स्थान पर जो तत्कालीन स्थापित आयोग है, मतलब नीति आयोग, उसके भी पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं, यानी मोदी जी। अब यहाँ आप देखें, डॉक्टर मनमोहन सिंह 15 जनवरी 1985 से 31 अगस्त 1987 तक, और प्रणब मुखर्जी हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति जी भी हैं। तो प्रणब मुखर्जी ये 24 जून 1991 से लेकर 15 मई 1996 तक योजना आयोग के उपाध्यक्ष, वित्त मंत्री की हैसियत से योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहते हैं। भारत में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत सबसे पहले, ध्यान दीजिएगा, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत सबसे पहले 1930 में बुनियादी आर्थिक योजनाएं बनाने का काम शुरू हुआ था। चूंकि ये तो तय हो गया था कि देश को देर सवेर आज़ादी मिलेगी, और संविधान की मांग पहले से ही चल रही थी, वो सब आप इतिहास और पॉलिटी में देखते हैं, मतलब राज्य व्यवस्था में। तो ये चीज़ें जब तय हैं तो उसका खाका तैयार होने लगा था, और अंग्रेज भी ये चाहते थे कि भारत जो है वो इन्हीं के अधीन रहकर शासन करे। आज़ाद तो नहीं करना चाहते थे, लेकिन ये चाहते थे कि लोग अपना शासन संभालें ताकि हमारा जी छोड़ें, ऐसी मंशा थी। तो इस तरीके का था कि बुनियादी आर्थिक योजनाएं बनाने का काम शुरू हो जाता है। और जो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, उससे ज़्यादातर प्रावधानों को हमने लिया है, विशेष रूप से जो प्रशासनिक ढांचा है वो लगभग वहीं से उठा लिया है। उसमें थोड़ा बहुत रद्दोबदल करके वो ढांचा वैसे का वैसे भारत के संविधान में आ गया है, और चल रहा है अभी तक प्रशासनिक जो मशीनरी। फिलहाल देखें तो आर्थिक योजनाएं बनाने का काम शुरू होता है, और भारत की औपनिवेशिक सरकार ने, औपनिवेशिक सरकार का मतलब यहाँ ब्रिटिशों से है, इसने औपचारिक रूप से एक कार्य योजना बोर्ड का गठन किया था, कार्य योजना बोर्ड का गठन किया था। मतलब ये कुछ उसी का स्वरूप है, और 1944 से लेकर 1946 तक ये काम करता है। तो इसकी जो समयावधि है उसे आप देख रहे हैं। अब आते हैं 13 अगस्त 2014 की तारीख में, नए डाटा को देखते हैं। मोदी सरकार ने 65 साल पुराने योजना आयोग को भंग कर दिया, और उसके स्थान पर एक नया निकाय अस्तित्व में आया और घोषणा की गई उसकी। मतलब वो जो घोषणा हुई थी, पहले तो भंग किया गया, उसके बाद घोषणा हुई कि भाई एक इसकी जगह पे नया चीज़ आएगा। तो नई चीज़ आती है 1 जनवरी 2015 को, और ये था नीति आयोग, मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफार्मिंग इंडिया, माफ कीजिए, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफार्मिंग इंडिया, मतलब भारत को ट्रांसफार्म करने का, भारत का पूरा रूपांतरण करने का इसका उद्देश्य। तो इसकी स्थापना योजना आयोग के उत्तराधिकारी के तौर पे या उसके सब्स्टिट्यूट के तौर पे हुई है। आगे चलते हैं, डेट आपको याद रखनी है, ये 13 अगस्त 2014 को भंग किया जाता है योजना आयोग, और नीति आयोग कब अस्तित्व में आता है? ये पहली तारीख जो जनवरी की थी, मतलब 2015 में जो नए साल का दिन था, उस दिन से काम करना शुरू करता है। आगे चलते हैं, यहाँ आप देखें कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष का दर्जा भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के ही समान होता है। मतलब जो नीति आयोग का उपाध्यक्ष होगा वो असल में कैबिनेट मंत्री की हैसियत और अधिकार रखेगा। नीति आयोग सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है। पूछा जा सकता है कि कौन से सिद्धांत पर हमारा नीति आयोग काम करता है, तो असल में ये सहकारी संघवाद का सिद्धांत है। नीति आयोग की तरह ही, मतलब ये योजना आयोग की तरह से ही काम करता है, कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। हालांकि प्रधानमंत्री का नियंत्रण इस पर कुछ ज़्यादा ही मात्रा में है। तो योजना आयोग की ही तरह ये भारत सरकार के कार्यकालीय संकल्प यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सृजित निकाय है, और इस प्रकार से न तो यह भी संवैधानिक है और न ही वैधानिक। जैसे योजना आयोग को आपने देखा था ना, ठीक वैसे ही ये भी न तो संवैधानिक है और न ही वैधानिक है। कभी कभी कहता है ना कि ये कुछ 4 स्टेटमेंट दिए हैं, इसमें से गलत का चयन करिए, और उसमें नीति आयोग के बारे में दे देगा कि यह एक संवैधानिक निकाय है, तो आपको उसे गलत करना है। तो ये पता रहेगा तभी आप कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में अगर इसे समझें तो इसका ये मतलब है कि यह एक गैर संवैधानिक और संविधानेतर निकाय है। वही बात है, उसको घुमाकर कहा गया है। गैर संवैधानिक का मतलब क्या? संविधानेतर यानी संविधान से बाहर का है, वैधानिक भी नहीं है। वैधानिक होने का मतलब क्या होता है कि संसद के किसी भी अधिनियम के द्वारा उसको अधिनियमित किया गया हो, यानी वो संसद के कंट्रोल में हो। लेकिन यहाँ हमने साफ साफ देख लिया है कि संसद के प्रति इसकी कोई उत्तरदायिता नहीं होती है। योजना आयोग और वित्त आयोग के विलय का सुझाव ये एमबी माथुर के द्वारा दिया गया था। मतलब उनका ऐसा कहना था कि जो फाइनेंस कमीशन है उसको योजना आयोग के साथ मिला देना चाहिए। और एमबी माथुर ये 1960 के गठित तीसरे वित्त आयोग के सदस्यों में से एक थे। ध्यान दीजिएगा, सदस्य थे, अध्यक्ष नहीं। नीति आयोग भारत सरकार की नीति निर्धारण का शीर्ष प्रबुद्ध मंडल या थिंक टैंक है। मतलब एक तरह से दिमाग आप कह सकते हैं, जो कि निदेशकीय और नीतिगत दोनों तरह के इनपुट देता है, सुझाव देता है। अब मानना न मानना वो भारत सरकार की मर्जी। इसके 7 स्तंभ हैं, और ये जो 7 स्तंभ हैं यानी 7 पिलर्स हैं, ये कौन कौन से हैं? तो इसमें कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं। यहाँ आप देखिए, प्रो पीपुल, प्रो एक्टिविटी, भागीदारी, सशक्तिकरण, सभी का समावेशन, समानता और पारदर्शिता, यानी जितना भी एक गुड गवर्नेंस के फैक्टर हो सकते हैं वो सब इसमें डाले गए। अच्छा प्रशासन हो, अच्छा एक लोक प्रशासन हो जिससे कि जनता भी संतुष्ट रहे और सरकार भी अपना काम सुचारू ढंग से कर पाए। इसके उद्देश्य से इसमें 7 पिलर्स बनाए गए और इसी पर आधारित होकर ये योजनाएं बनाता है।
और सुझाव देता है। राष्ट्रीय विकास परिषद, अब इसकी चर्चा क्यों हो रही है? इसका गठन होता है 6 अगस्त 1952 को। योजना आयोग के बाद ये गठित होता है और मंत्रिमंडल सचिवालय के एक प्रस्ताव द्वारा इसका गठन किया जाता है और पहली पंचवर्षीय योजना के द्वारा ही इसका सुझाव दिया गया था। मतलब जो पहला 5 ईयर प्लान आता है उसमें ये जरूरत महसूस की जाती है कि एक ऐसी परिषद, एक ऐसी काउंसिल होनी चाहिए जो कि राष्ट्रीय विकास के मुद्दे पर योजना आयोग को सपोर्ट दे सके। तो इसकी स्थापना का सुझाव मिलता है और स्थापना कब होती है? 6 अगस्त 1952 की तारीख। जो फैक्ट है वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय विकास परिषद शुरू में प्रधानमंत्री यानी जो अध्यक्ष होता है योजना आयोग का तथा सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और योजना आयोग के जितने भी सदस्य सबको लेकर चलती थी। मतलब राष्ट्रीय विकास परिषद में वो सब जने होते थे जो कि योजना आयोग में थे। और इसकी पहली बैठक होती है 8 नवंबर, मतलब 8 से 9 नवंबर के बीच में 2 दिन की है, 1952 में। और उस मौके पे अध्यक्ष महोदय ने यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि एनडीसी राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के बीच में, एनडीसी का मतलब क्या, ये राष्ट्रीय विकास परिषद की बात हो रही है, तो ये राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के बीच में राष्ट्र के विकास के लिए निकटतम सहयोग का एक कोरम है। ठीक, तो कोरम है तो इसकी आवश्यकता जब तक है तभी तक ये चलेगा, नहीं तो इसे भंग कर दिया जाएगा। अब देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद के कुछ कार्य थे, काम क्या थे? एक तो राष्ट्रीय योजना के निर्माण हेतु दिशा निर्देश देना, मतलब वही बात है, योजना आयोग को ये सहयोग दे रही थी, असिस्टेंट। और योजना के संसाधनों का मूल्यांकन करना। कोई भी योजना बनती है तो उसके लिए पहली चीज तो ये सोचा जाता है कि हमारे पास संसाधन उपलब्ध कौन से हैं। और ये जिस समय की बात है, आप देख रहे हैं ना 1952 का समय, ये बहुत अच्छा दौर नहीं था। ऐसा नहीं था कि हम आज़ाद होकर एकदम धनवान हो गए थे, कंगाली की स्थिति थी। अर्थव्यवस्था जिस स्थिति में अभी है उससे कहीं ज़्यादा नीचे गिरी हुई थी। देश को बहुत ऊपर ले जाया गया है। हम ये भले ही कहते हैं कि भ्रष्टाचार है और देश बर्बाद हुआ इतने समय तक, लेकिन बहुत कुछ देश ने पाया भी है। ठीक, तो ये जो स्थिति है ये बड़ी संवेदनशील है। बाहर से हमारे पड़ोसी हमें लूटने के चक्कर में थे और अंदर से जो आर्थिक दबाव था वो था ही, खड़े होना हमारे लिए चुनौतीपूर्ण था। तो उसमें क्या है कि भाई योजना तो हमने बना दी, लेकिन संसाधन जो हमारे पास है क्या उनसे वो योजना हम पूरी कर सकते हैं, मतलब उसका जो मैक्सिमम है वो अचीव कर सकते हैं कि नहीं। तो इसको सोचना और इस पर विचार विमर्श करके अपना उचित सुझाव देना ये राष्ट्रीय विकास परिषद का काम था। इसके अलावा योजना आयोग के द्वारा जितनी भी राष्ट्रीय योजनाएं बनती थी उस पर भी ये विचार करता था कि वो सही है, संतुलित है अथवा नहीं। राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करने वाले सामाजिक और आर्थिक प्रश्नों पर विचार करना, यह भी इसका काम था। समय समय पर योजना के कार्यों की समीक्षा करना, मतलब जो पंचवर्षीय योजनाएं बन रही हैं उसके अंदर जितने भी कार्यों का निर्धारण किया गया है, मतलब जितने भी टारगेट तैयार किए गए तो उनकी समीक्षा करना कि वो कितने अचीव हुए, कितना भी बचे हुए हैं। राष्ट्रीय योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सलाह प्रदान करना, मतलब कैसे हम काम करें, कैसे आगे बढ़ें कि उस टारगेट को जल्दी अचीव कर लें या समय पर प्राप्त कर लें, तो इसके लिए सुझाव देना, ये सब काम था राष्ट्रीय विकास परिषद का। और साथ में एक और चीज़ है कि योजना में धन आवंटन का उचित सुझाव देने का काम जो है वो भी योजना आयोग के द्वारा किया जाता था। तो इस तरीके से ये दोनों मिलकर काम करते थे। अब देखें आपकी राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन अगस्त 1952 में हुआ था। रचना में जो पूरा इसका ढांचा था, मतलब जितने भी सदस्य होते थे, जो अध्यक्ष होते थे, उनको यहाँ थोड़ा अलग ढंग से दिखाया गया है। हालांकि वही समझ लीजिए कि योजना आयोग वाले ही जितने लोग हैं वो सब यहाँ उपस्थित रहेंगे, लेकिन उसे प्रत्यक्ष तौर पे दिया हुआ है ताकि आप बेहतर जान पाएं। तो प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता था, वही इसका प्रमुख और सर्वे सर्वा होता था, वो जो चाहेगा वही होगा। बाकी सभी संघ के, मतलब जितने भी संघीय मंत्रिमंडल थे उसके मंत्रीगण इसमें शामिल होते थे। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते थे, जितने भी राज्य हैं भारत में उन सभी के मुख्यमंत्री, सभी केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री या फिर आप उन्हें गवर्नर कह लीजिए, प्रशासक, तो वो वहां पर हुआ करते थे। और योजना आयोग के जितने भी सदस्य थे उनको भी इसमें स्थान प्राप्त था। मतलब ये सब कुछ मिलकर यहाँ बनता था राष्ट्रीय विकास परिषद। पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण में राज्यों की भागीदारी को सुनिश्चित करने हेतु राष्ट्रीय विकास परिषद जो है गठित हुई थी। तो वो डेट आप जानते हैं, बार बार रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, वो ठीक है। मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं सभी राज्य और यूटीज के, यानी केंद्र शासित प्रदेशों के। योजना आयोग का सचिव ही इसका पदेन सचिव होता था। वही चीजें हैं, मतलब एक दूसरे से शिफ्ट हो रही। योजना आयोग तथा राज्य सरकारों के बीच में समन्वयकर्ता का काम ये राष्ट्रीय विकास परिषद का था। मतलब योजना आयोग जो है वो राज्य सरकारों के साथ तालमेल कैसे बिठाएगा, ये तालमेल बिठाने का काम ये करता था राष्ट्रीय विकास परिषद। और ये एक संवैधानिक संस्था थी, मतलब संविधान से इसका कोई ताल्लुक नहीं था, ये संविधान से बाहर की चीज थी। यह संस्था योजना तैयार करने में राज्यों से सहयोग लेने और उसकी राय जानने के लिए बनाई गई थी। मतलब राज्यों को बताया जाता था कि हमने ये प्लान बनाया है और इसमें आपका सहयोग चाहिए, क्योंकि केंद्र अकेले कुछ नहीं कर सकता जब तक राज्य उसको जमीनी स्तर पर इंप्लीमेंट न करे। तो राज्यों के सामने अपनी कुछ लोकल समस्याएं होती हैं, मतलब उसको आप केंद्र में बैठा व्यक्ति नहीं समझ सकता है। जो राज्य में प्रशासन संभाल रहा है या जो जिला स्तर पर संभाल रहा है वो ज़्यादा बेहतर समझेगा वहाँ की लोकल दिक्कतों को। तो वो सारी चीज़ें उनसे पता करना और उनको सुलझाना और उन्हें सही मार्गदर्शन देना, ये सब काम राष्ट्रीय विकास परिषद का था। अब देखिए कि पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति राष्ट्रीय विकास परिषद ही देती है।
बाकायदा छानबीन करके और इसके प्रत्येक पहलुओं पर विचार करके इसको परमिशन देने का काम किसका होता था? पंचवर्षीय योजनाओं का ये राष्ट्रीय विकास परिषद ही करती थी। नेक्स्ट, अब यहाँ हम देखेंगे पंचवर्षीय योजनाओं को। तो सबसे पहली वाली को देखिए, ये 1951 से शुरू होती है और 1951 से 5 साल यानी 5 जोड़ दीजिए तो 1956 तक चलती है। ये मॉडल इसमें पूछा जाता है, कौन सी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो ये जो पहली वाली पंचवर्षीय योजना है ये हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ठीक, इसका मॉडल आप याद रखेंगे। इसमें किस चीज पर फोकस किया गया था? तो कृषि को मजबूत करना ये पहला उद्देश्य था और सही भी था। उसके साथ साथ मूल्य स्थिरता, बिजली और परिवहन, इन सारे संसाधनों को मजबूत करना, इस पर फोकस करना, ये इसमें टारगेट था। योजना के अंतिम 2 वर्षों में बहुत अच्छी फसल होती है, तो कृषि ही इसका मुख्य टारगेट था, कृषि को सबसे ऊपर रखा गया था। तो जब फसल अच्छी होती है अंतिम 2 साल में तो ये योजना सफल मानी जाती है और सफल हो जाती है। अब सफल का मतलब वो 100% अचीव नहीं कर पाती है और ना कोई योजना करती है। जैसे आप एक दिन का अपना प्लान तैयार करते हैं, अपनी टू डू लिस्ट तैयार करते हैं, तो उसमें जितने टारगेट आप लिखते हैं क्या सब एकदम मैक्सिमम, माफ कीजिए, एकदम परफेक्शन के साथ 100% अचीव हो जाते हैं? नहीं होते। मतलब आपने जितना तय किया है हो सकता है कि उसका 95%, 99% अचीव हो जाए, लेकिन कुछ ना कुछ कसर रह जाती है। तो वो चीज़ यहाँ भी है। अच्छा, 1956 में योजना की अवधि जब समाप्त होती है, यानी इसका पूरा कार्य समाप्त होता है, तो 5 प्रौद्योगिकी संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये प्रमुख तकनीकी संस्थानों के रूप में शुरू किए जाते हैं। तो पूछा जा सकता है कि प्रौद्योगिकी संस्थानों की शुरुआत कौन वाली पंचवर्षीय योजना के तहत की जाती है? इसके साथ साथ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी जो यूजीसी है उसकी स्थापना होती है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया जाता है। ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है। और इसी योजना अवधि के दौरान बहुत सारी सिंचाई परियोजनाएं, चूंकि हमने देखा कि कृषि ही इसमें मूल केंद्र बिंदु है, तो कृषि को समृद्ध बनाने के लिए और पानी तक लोगों की पहुंच, बिजली भी बनेगी तो कैसे? हमारे देश में जल विद्युत का प्रचार प्रसार बहुत ज़्यादा है, तो ये सारे काम संपन्न करने के लिए सिंचाई परियोजनाएं, बहुउद्देशीय परियोजनाओं की शुरुआत की जाती है। और इसमें भाखड़ा नांगल, इसके अलावा हीराकुंड, ये सारी जो परियोजनाएं हैं ये चलती। दामोदर घाटी बांध परियोजना जो है उसको भी शुरू किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगली वाली को देखिए, यानी दूसरी वाली को, जो कि 56 से लेकर 61 तक चलती है। महालनोबिस मॉडल पर ही आधारित थी। महालनोबिस योजना भी इसको कहा जाता है। प्रशांत चंद्र महालनोबिस ये बहुत बड़े सांख्यिकीविद थे। ठीक, और इन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा जाता है क्योंकि ये इसमें अहम भूमिका निभा रहे थे। अब इसमें उद्योगों पर ध्यान दिया गया। जब हमने कृषि को एक हद तक मजबूत कर लिया तो उसके बाद ध्यान गया औद्योगिक विकास की ओर, क्योंकि ये भी आवश्यक है। मतलब ये कृषि को सहयोग देगा। वैसे तो हमारी अर्थव्यवस्था का ज़्यादातर हिस्सा कृषि पर आधारित था, लेकिन अगर हम एक साइड इनकम का जरिया बना लेते हैं, जैसे आपको एक बधी बधाई सैलरी मिलती है, उसके साथ आप कुछ और भी पार्ट टाइम काम कर लेते हैं, तो आपकी इनकम बढ़ जाती है, उतना आपका मुनाफा हो जाता है। तो वो काम यहाँ करना था। औद्योगिक विकास अगर हम करेंगे तो देश और तेजी से तरक्की करेगा, कम समय में ज़्यादा आगे बढ़ेगा। तो भारी उद्योगों पर ध्यान केंद्रित किया गया और विदेशी ऋण के माध्यम से भारी आयात करने का सुझाव दिया गया। अभी आप देखेंगे कर्जा लिया जाता है, बाद में इस स्थिति में पहुंचते हैं कि फिर 1991 में एक संकट सामने आ जाता है, तो वो भी देखेंगे। मुख्य फोकस अब कृषि से हटकर, कृषि में हमने कुछ पर्याप्त प्राप्त कर लिया था, हालांकि वो इतना भी पर्याप्त नहीं था, लेकिन फिर भी अब ये उद्योग की ओर ध्यान केंद्रित किया गया। इस योजना के दौरान कीमतों में 30% की वृद्धि हुई, जो कि पहली योजना के दौरान कीमतों में आई 13% की गिरावट की तुलना में काफी ज्यादा थी। तो कीमतों में वृद्धि इस योजना की विशेषता है। अब भारतीय सांख्यिकी संस्थान की भी लगे हाथ चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, ये जो संस्थान है, भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला में जल विद्युत ऊर्जा परियोजनाएं और 5 इस्पात संयंत्र स्थापित किए जाते हैं। इसके साथ साथ टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च एंड एटॉमिक एनर्जी कमीशन AEC को अनुसंधान संस्थान के तौर पर स्थापित किया जाता है। दूसरी औद्योगिक नीति आती है। भारतीय सांख्यिकी संस्थान का भी इसमें जिक्र किया है। वो ये मत समझिएगा कि ये हेडिंग है, ठीक है, ये इसी का फैक्ट है, इसी में एक पॉइंट है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौर में संपन्न होते हैं। अच्छा, पहली जो औद्योगिक नीति है वो आई थी 1948 में। तो पूछा जा सकता है कि दूसरी कब आती है, पहली कब आती है, डेट पूछी जा सकती है। अब आते हैं तीसरी योजना की ओर। ये तो हमने देखा पीछे वाली की महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। अब अगली वाली जो है वो सैंडी सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी और ये 61 से लेकर 66 यानी 5 साल के लिए चलती है। अब एक बार फिर से हम कृषि की ओर रुख कर रहे हैं और गेहूं के उत्पादन पर काफी ज्यादा जोर दिया जाता है। लेकिन अब ये समय आप देख रहे हैं, 61 से लेकर 66 काफी संकट वाला समय है। चीन हमला कर देता है। चीन एकदम से, वो हिंदी चीनी भाई भाई वाला जो नारा है ना, वो यहाँ पे फेल कर जाता है कि पहले बार हम नहीं करेंगे, और चाइना जो है वो एकदम से चढ़ के आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में फिर अर्थव्यवस्था हमारी एक बार फिर से डामाडोल होती है। बड़ी मुश्किल से हम बच पाते हैं क्योंकि चीन भारी पड़ रहा था। चीन के पास ज्यादा सैन्य बल था और हम अभी उतना सतर्क नहीं थे। भारतीय सैनिक ताकतवर तो थे लेकिन सतर्क नहीं थे, और चीन से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वो एकदम से हमला कर देगा। और जैसा कि आपको बहुत सारे वीडियोज में बताया है, अगर आपने इसका जनरल अवेयरनेस वाला वीडियो देखा होगा तो हमने चर्चा की है कि चीन की भौगोलिक परिस्थिति हमसे मजबूत है, वो ऊंचाई पर है और ऊंचाई पर से मार करना बहुत आसान होता है।
आप नीचे वाले को बहुत आसानी से शूट कर सकते हैं, मार सकते हैं। नीचे से युद्ध करना मुश्किल, और हम नीचे हैं, ढाल पे हैं, हिमालय की जो ऊंचाई है वहाँ चीन स्थित है, तो ये उनके लिए बड़ा ही प्लस पॉइंट था, तो इसलिए वो और भारी पड़ने लगते हैं। ठीक है, तो ये जो युद्ध था ना, ये हमें झकझोर देता है और देश का एक बड़ा हिस्सा कब्जे में भी ले लिया जाता है, जो अक्साई चीन आप देखते हैं। अच्छा, युद्ध के बाद रक्षा उद्योग और भारतीय सेना की ओर ध्यान केंद्रित किया गया। जब युद्ध होता है तो उस समय आदमी को या किसी भी सरकार को, संस्था को ये होश आता है कि भाई अपनी दीवारें हमें मजबूत करनी है, आक्रमण हो रहा है तो दुर्ग को मजबूत करना है, हथियारों को मजबूत करना है, तो भारतीय सेना की ताकत को बढ़ाने की ओर ध्यान केंद्रित किया गया। इसके साथ साथ गेहूं के उत्पादन में सुधार पर बल दिया गया। अप्रत्याशित घटना थी चीनी आक्रमण, उसके साथ साथ उसी में देखिए अब एक और आग में घी पड़ जाता है 1964 की लड़ाई। जब पाकिस्तान को ये लगता है कि चीन ने अभी हमला किया था, भारत अभी बड़ी मुश्किल से खड़ा हो रहा है, यही मौका है कि हमला कर दो और जीत जाएंगे, तो वो भी ये महत्वाकांक्षा लेकर और टूट पड़ता है। तो ये 1964 का भारत पाकिस्तान युद्ध है। और उसके बाद 65 से 66 के दौरान, चूंकि कृषि को हमने केंद्र तो बना लिया, लेकिन प्रकृति ने सहयोग नहीं किया, भयंकर सूखा पड़ता है। मतलब इतनी भयंकर भयंकर चुनौतियां थी ना, आज़ाद होने के बाद भी रास्ता आसान नहीं था, कांटों का रास्ता था। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को शुरू किया गया और ये FCI 1964 पूरे देश में खाद्यान्न वितरण के लिए स्थापित की गई, जो कि अभी तक चल रही है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं। और ऐसे मुश्किल समय में प्रशासन संभालना, सरकार संभालना बड़ा ही टेढ़ा काम होता है। नेक्स्ट, अब 3 वार्षिक योजनाएं चलती हैं, मतलब वार्षिक स्तर पर, चूंकि देश बहुत ही गंभीर परिस्थिति में पहुंच चुका था। तो कृषि का जो संकट था वो था ही, आपने देखा कि सूखा पड़ा। उसके अलावा बाहर से जो रणनीतिक स्थितियां थी वो काफ़ी हमारे विपक्ष में थी। तो इसलिए अब ये आवश्यक हो गया था कि हम अपने खाद्यान्न भंडार को मजबूत करें और अपने आप को फिर से खड़ा करें, ताकि कोई हमें गुलाम न बना ले। जो अभी हम हाल फिलहाल में आज़ादी इतने कीमत देकर प्राप्त किए हैं, वो कहीं हमसे छिन न जाए। तो ऐसी स्थिति में अब 3 वार्षिक योजनाएं एक के बाद एक आती हैं और ये 66 से लेकर 69 तक नॉन स्टॉप चलती हैं। इन योजनाओं के दौरान एक पूरी कृषि रणनीति लागू की जाती है। ये अच्छी तरह से अब समझ में आ गया था कि खेती ही हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और अभी तक है। तो अगर हम उसको मजबूत कर लेते हैं तो एक हद तक हम मजबूत परिस्थिति में आ जाएंगे। तो बीजों को अधिक उपज देने वाली किस्मों के साथ संकर किया गया, मतलब बीजों पर शोध किया गया। उर्वरकों का बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया। सिंचाई क्षमता का भरपूर दोहन किया गया, जिसे हमने पहले विकसित किया था। और मृदा संरक्षण की बातें की गई। तो इससे सुधार तो आना ही था। तो इससे क्या हुआ कि वार्षिक योजनाओं के दौरान अर्थव्यवस्था ने तीसरी योजना में जो भयंकर आफतें आई थी हमारे ऊपर, उसके झटकों को अवशोषित कर लिया। इतनी तेजी से काम होता है ना 3 साल में, कि वो पीछे का जो घाटा था वो काफ़ी हद तक पूरा हो जाता है। हम ये तो नहीं कहेंगे कि 100%, लेकिन हाँ, मैक्सिमम प्राप्त कर लिया जाता है। अब इसके बाद चौथी योजना को देखें तो ये हरित क्रांति को लेकर आती है। और हरित क्रांति को गेहूं क्रांति भी कहा जाता है। भारत पाकिस्तान का एक बार और युद्ध हो जाता है 1971, लेकिन इस बार पाकिस्तान को बहुत अच्छा सबक मिलता है। और ये गाडगिल फार्मूला जो है ना, इसका संबंध चौथी वाली पंचवर्षीय योजना से है, जो कि 69 से लेकर, मतलब 1969 से लेकर 74 तक चलती है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं वो जान लेते हैं। तो पहला काम तो ये होता है कि मुख्य फोकस अभी कृषि के विकास दर पर ही रखा जाता है, क्योंकि ये भली भांति अभी समझ में आ गया था कि अभी उद्योग को छोड़िए, पहले खाने का भंडार अपना मजबूत करिए, अपनी अर्थव्यवस्था का जो मेन फैक्टर है उसको मजबूत करिए। तो कृषि को मजबूत किया गया ताकि अन्य क्षेत्रों में हम आगे बढ़ सकें। और योजना के पहले 2 वर्षों में रिकॉर्ड उत्पादन हुआ, मतलब बड़े पैमाने पर। हरित क्रांति का मतलब क्या, बेहिसाब फसल उत्पादन हुआ। और खराब मानसून के कारण फिर क्या होता है, अब इसमें देखिए हमारे देश में जो कृषि है ना, हालांकि पूरी दुनिया में कृषि मौसम आधारित होती ही है, कितना भी टेक्नोलॉजी का सहारा ले लिया जाए, लेकिन अपने देश में पूरी तरह से विशुद्ध मौसम आधारित कृषि। तो जब मौसम खराब हो, मानसून धोखा दे दे या बाढ़ ही आ जाए, कुछ भी ऐसा मतलब अप्रत्याशित हो जाए, तो कृषि बर्बाद हो जाती है। अभी भी होती है, पहले भी होती रही। तो ये हो जाता है, खराब मानसून की वजह से आगे के 3 साल बहुत अच्छे नहीं जाते हैं। फिर 71 में भारत पाकिस्तान युद्ध से पहले और बाद में बांग्लादेशी शरणार्थियों की आमद एक महत्वपूर्ण मुद्दा हो जाती है। बाहर से लोग शरणार्थी बन के आ जाते हैं, तो वो भी हमारे ऊपर बोझ। भारत ने 18 मई 1974 को राजस्थान में स्माइलिंग बुद्धा के नाम से भूमिगत परमाणु परीक्षण किया, जिसे कि पोखरण प्रथम कहा जाता है। ये आंशिक रूप से बंगाल की खाड़ी में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 7वें बेड़े की तैनाती के जवाब में था। तो उस समय हम अमेरिका के पीछे पीछे नहीं, बल्कि उसके सामने डट कर खड़े थे। ठीक है, तो ये चौथी योजना है। इसमें काफ़ी सारी महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं। ध्यान दीजिएगा कि आगे वाले 3 साल अच्छे नहीं गुजरते हैं, लेकिन शुरुआत में हमने काफ़ी ज़्यादा उत्पादन किया था। तो ये हरित क्रांति का समय था। जो इसमें चीज़ें, जो घटनाएं हुई हैं, उनको आपको रिकॉर्ड करना है, मतलब उन चीज़ों को याद रखना है। इसके बाद अब 5वीं की ओर चलते हैं। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना 74 से लेकर 79 तक चलती है, मतलब 74 से 79। 2 मुख्य उद्देश्य इसके थे। पहला तो गरीबी उन्मूलन, मतलब कृषि का विकास तो हमने कर लिया था, लेकिन गरीबी अभी जाने का नाम नहीं ले रही थी, वो अभी तक है, अभी तक कहीं गई नहीं है। और दूसरा है आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। तो दोनों आप देखेंगे कि एक दूसरे से जुड़ा हुआ है।
गरीबी का अगर हम उन्मूलन कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि लोगों को आत्मनिर्भर बना रहे हैं, यानी खुद से अपना गुजारा करने में सक्षम। तो इससे तो अपने आप गरीबी भाग जाएगी। तो इसका एकमात्र यही उद्देश्य था। और उच्च विकास दर को और अधिक बढ़ाना, आय को बेहतर करना और उसका बेहतर वितरण करना। ऐसा नहीं कि किसी खास हिस्से में बहुत ज़्यादा और कहीं पर बहुत कम। बचत की घरेलू दर में महत्वपूर्ण वृद्धि, इसको महत्वपूर्ण साधनों के तौर पे इसमें देखा गया था। तो हर पंचवर्षीय योजना के अपने फोकस पॉइंट हैं और उन्हीं पर आपको ध्यान केंद्रित करना है। अब देखिए, आपकी जनता पार्टी की सरकार आ जाती है, इसी में सत्ता परिवर्तन हो जाता है। और जब जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आती है तो वो सोचते हैं कि हम कुछ और तूफानी करते हैं। तो जब तूफानी करने का प्लान आता है तो ये योजना जो है ये 1978 में समाप्त कर दी जाती है। मतलब एक साल भी वो लोग इसको और रोक नहीं पाते हैं, इसको 78 में ही बंद करके अपना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद आप देखिए इसमें कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। अभी आगे क्या होता है वो हम देखेंगे। इसमें 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है इसके अंतर्गत क्या क्या होता है, तो 20 सूत्रीय कार्यक्रम आप देख रहे हैं, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम उसके साथ है, मरुस्थल विकास कार्यक्रम है, अंत्योदय कार्यक्रम है और आरबीआई का मुद्रास्फीति नियंत्रण है। तो ये सारे काम होते हैं। नेक्स्ट, अब देखिए रोलिंग योजना। अब ये लुढ़कती हुई योजना जो है ना, ये 1978 से लेकर 80 तक चलती है। आपने देखा कि जनता पार्टी की सरकार क्या करती है कि वो एक साल पहले ही योजना को, मतलब जो पंचवर्षीय योजना 5वीं वाली थी, उसको निरस्त कर देती है। तो 3 प्रकार की योजनाएं थी, 1 वर्ष, 3 से 4 वर्ष और 15 से 20 वर्ष। मतलब ये पहली 6 वर्षीय योजना आती है। और जनता पार्टी की सरकार ने 1978 से लेकर 1983 की अवधि के लिए एक योजना तैयार की थी। हालांकि ये सिर्फ 2 साल तक ही चल पाती है, मतलब सरकार ही 2 साल तक चलती है। और एक बार फिर से 1980 में कांग्रेस सत्ता में लौट आती है और फिर से जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं वो अनवरत चलने लगती हैं। तो ये बीच में गैप आता है, रोलिंग प्लान। अब आती है 6वीं पंचवर्षीय योजना। इसका फोकस क्या था, तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना, प्रौद्योगिकी का आधुनिकीकरण करना, गरीबी और बेरोजगारी में लगातार कमी करना जो कि पीछे से तय किया गया था। इसके साथ साथ परिवार नियोजन, क्योंकि अभी तक ये भी समझ में आ गया था कि अगर जनसंख्या को हमने कंट्रोल में नहीं किया तो सारे जितने भी उपाय हम विकास के कर रहे हैं वो सब धरे के धरे रह जाएंगे। और ये सत्य है। पॉपुलेशन ही तो असली समस्या है, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप आबादी बढ़ाएंगे, जितने ज़्यादा बच्चे पैदा करेंगे, उतनी ही उनकी ज़रूरतें होंगी। और ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करेंगे और अपने विकास दर पर बोझ डालेंगे। तो विकसित तो होने से रहे, ठीक। और भुखमरी और गरीबी भी जाने वाली नहीं है, क्योंकि इतने लोगों को खिलाएंगे कहाँ से, तो भुखमरी आएगी और गरीबी मिटाना भी तब भी संभव नहीं हो पाएगा। तो इसलिए यहाँ ये किया गया कि परिवार नियोजन और जनसंख्या नियंत्रण का जो काम है उसको शुरू किया जाए। अच्छा, नाबार्ड की स्थापना होती है, और नाबार्ड की स्थापना कैसे होती है, शिवरामन समिति की सिफारिशों पर। इसके लिए जो रिकमेंड करने वाली, मतलब रिकमेंडेशन करने वाली कमेटी थी वो शिवरामन कमेटी थी। और संसद के एक अधिनियम के द्वारा 12 जुलाई 1982 को ये स्थापित होती है। नेहरू समाजवाद का यहाँ पे अंत होता है। अच्छा, 7वीं योजना को आप देखें 1985 से लेकर 90 तक चलती है। दीर्घकालिक विकास, अभी तक हमने छोटे छोटे टारगेट बनाए थे, अभी तय किया कि दीर्घकालिक हम विकास करेंगे जो कि लंबे समय तक स्थिर रहे, और साथ में उदारीकरण। तो मुख्य फोकस क्या था, योजना के बुनियादी सिद्धांतों के ढांचे के भीतर रहकर खाद्यान्न उत्पादन में तीव्र वृद्धि प्राप्त करना, रोजगार के अवसरों और उत्पादकता में वृद्धि करना। और ये योजना बहुत ज़्यादा सफल रहती है, ठीक है। ये जो 7वीं वाली योजना है ये बहुत अच्छे से काम करती है। और अर्थव्यवस्था ने 5% के निर्धारित लक्ष्य की तुलना में 6% की वृद्धि दर्ज की थी। यहाँ से प्रश्न बनता है कि जितना टारगेट तय किया गया था उससे कहीं ज़्यादा वृद्धि कौन वाली पंचवर्षीय योजना में दर्ज की जाती है, तो ये 7वीं वाली है। समय क्या है, ये 1985 से लेकर 90 तक का है। इसके साथ साथ इसमें कुछ और योजनाएं बनी थी, जैसे कि इंदिरा आवास योजना ये 1985 की है, जवाहर रोजगार योजना ये 1989 की है, केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम ये 1986 का है। ये जो हरे रंग की पट्टी आप देख रहे हैं इसमें ये सारे फैक्ट हैं। अब इसके बाद 8वीं योजना की ओर चलते हैं, जो कि 92 से 97 तक आती है। राजनीतिक अस्थिरता बीच में विद्यमान हो जाती है, मतलब जो पार्टियां हैं वो आपस में भिड़ंत कर ली और फिर जो बहुमत है उसकी स्थिति गड़बड़ाती है। तो कुल मिलाकर राजनीतिक अस्थिरता, और राजनीतिक अस्थिरता होगी तो इसकी वजह से सारा प्लान वहीं पर चौपट हो जाएगा। तो 8वीं योजना को 2 साल के लिए स्थगित कर दिया गया था। और 90 से 91 के दौरान भुगतान संतुलन की बहुत बिगड़ी हुई स्थिति हम देखते हैं, आप सभी जानते हैं इसे। और मुद्रास्फीति 8वीं योजना की शुरुआत के दौरान प्रमुख मुद्दे के तौर पे उभरती है। तो योजना ने खराब आर्थिक स्थिति से निपटने के लिए, उस समय हमारी आर्थिक दशा बहुत खराब थी और वही समय था ग्लोबलाइजेशन के भारत में प्रवेश का। उसके कुछ फायदे भी हैं तो उतने ही नुकसान भी, लेकिन उस समय कोई विकल्प नहीं था। अब यहाँ आप देखें कि 5.6% की वार्षिक औसत वृद्धि प्राप्त करने के लिए बहुत कड़े उपाय किए गए थे, मतलब सख्त कदम उठाए गए थे और ये जरूरत थी। 8वीं योजना की अवधि के दौरान कुछ मुख्य आर्थिक परिणाम हासिल किए गए, जैसे कि तीव्र आर्थिक विकास, कृषि और संबद्ध क्षेत्र में हुआ विकास, विनिर्माण क्षेत्र, निर्यात और आयात में वृद्धि, व्यापार में और चालू खाता घाटा में सुधार। तो जितनी तेजी से हम खराब स्थिति में गए थे उससे उबरने में भी काफी हद तक हमें सहयोग प्राप्त हुआ।
और इसके साथ साथ एलपीजी सुधार है और आरपीडीएस राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 का, मध्याह्न भोजन योजना का जो समय है पूछ लिया जाता है 1995 की है। तो इसे आप देख रहे हैं। भारत 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन का यानी जो गाट का एक नया स्वरूप है उसका सदस्य बनता है। तो इसे हमने देखा। अब आगे चलते हैं। 9वीं वाली योजना को देखिए जो कि 1997 से लेकर सन 2002 तक चलती है। 4 महत्वपूर्ण आयामों के संदर्भ में इसका विकास किया गया था। 4 आयाम कौन कौन से थे इसे आप देखिए। जीवन की गुणवत्ता, उत्पादक रोजगार और मतलब उत्पादक रोजगार हो उसका सृजन किया जाए और लोग उससे लाभ प्राप्त कर सकें। इसके साथ साथ क्षेत्रीय संतुलन और आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता वैसे लगभग सभी पंचवर्षीय योजनाओं में छिपा हुआ उद्देश्य है, लेकिन यहाँ जाहिर तौर पे इसे व्यक्त किया गया था। और ये कब तक चलती है तो 97 से लेकर सन 2002 तक। अब जो 9वीं पंचवर्षीय योजना है इसमें मुख्य फोकस सामाजिक न्याय पर दिया गया था, मतलब सामाजिक न्याय जो है उसको जोर दिया गया था और देश को विकास की ओर ले जाना, देश के विकास को बढ़ाना। कुल मिलाकर इसमें जो योजनाएं लाई गई थी उसमें एक तो टीपीडीएस है, दूसरी अन्नपूर्णा योजना है, स्वर्ण जयंती रोजगार मतलब स्वरोजगार योजना है। पूछा जाता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था। सर्व शिक्षा अभियान भी यही 9वीं वाली में ही शुरू किया गया था। अच्छा, गंगा कल्याण योजना जो है ये 1997 की है, ये भी 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में ही शुरू की जाती। इसके बाद नंबर आता है 10वीं पंचवर्षीय योजना का जो कि सन 2002 से 2007 तक गतिमान रहती है। भारत विजन 2020, अभी आप देखते हैं ना भारत विजन 2047 प्लान बन रहा है 100 साल की आज़ादी के उपलक्ष्य में, तो ये पीछे से ही चला आ रहा है एपीजे अब्दुल कलाम का। और इसके साथ आप देखें कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ये आपका 2005 का है। डेट पूछी जाती है, अनिवार्य रूप से याद रखिएगा। भारत निर्माण योजना, इसके साथ साथ राष्ट्रीय जननी सुरक्षा योजना ये भी 2005 की है। नरेगा जो शुरू हुआ था 2005 में और 2 फरवरी 2006 से इसकी शुरुआत होती है। मनरेगा देखिए इसमें डेट मतलब नाम परिवर्तित किया जाता है। जब यूपीए गवर्नमेंट की पहली सरकार बनती है, मतलब संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन रहता है, उसमें कांग्रेस हेड रहती है, तो उस समय क्या होता है कि नरेगा के नाम से इसको शुरू किया जाता है। और बाद में जब दोबारा सत्ता में कांग्रेस आती है तो 2009 में इसका नाम चेंज करके महात्मा गांधी नेशनल रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा कर दिया जाता है। तो ये 2 अक्टूबर 2009 की बात है। इसके बाद है राष्ट्रीय बागवानी मिशन, ये सब चल रहा है 10वीं पंचवर्षीय योजना में, ये ध्यान दीजिएगा। मतलब ये कि मनरेगा का नाम, ये मनरेगा नाम तो 2009 में रखा जाता है, वो इससे बाहर है, लेकिन शुरुआत इसकी कहाँ से हुई थी 2005 में, यानी इसी योजना में हुई थी। इसके साथ आप राष्ट्रीय बागवानी मिशन को देख रहे हैं और 8% जीडीपी विकास दर को हासिल करने का इसमें लक्ष्य रखा गया था। यहाँ से पूछा जाता है कितने प्रतिशत का लक्ष्य रखा गया था। 2007 तक गरीबी अनुपात में 5% की कमी लाने का लक्ष्य रखा गया था और 10वीं योजना अवधि में श्रम शक्ति को जोड़ने के लिए लाभकारी उच्च गुणवत्ता वाला रोजगार प्रदान करने का भी लक्ष्य रखा गया था। 2007 तक प्रारंभिक शिक्षा मतलब जो प्राथमिक शिक्षा होती है, शुरुआती शिक्षा होती है, वहां तक सबकी पहुंच बनाना ये उद्देश्य था। कम से कम उतनी पढ़ाई सभी करें। और 2007 तक साक्षरता और मजदूरी दरों में लिंग अंतर में कम से कम, ये जो लिंगानुपात है उसके अंतर में, मतलब लिंग अंतर का तात्पर्य यहाँ पे भेदभाव से है, कम से कम 50% की कमी लाने का लक्ष्य रखा गया था। अब देखें कि 2001 से लेकर 2011 ये जो समय है, इसके भीतर जनसंख्या वृद्धि की दशकीय दर में 16.2% की कमी लाने का लक्ष्य रखा गया था। कितनी कमी? 16.2। ये जो डाटा है ना, फैक्ट, ये महत्वपूर्ण है, इन्हें आप जरूर देख लीजिएगा। रिवीजन कैसे किया जाता है उसमें जो आपके काम का है, मतलब ये नहीं कि पूरा सेंटेंस उठाकर रट रहे हैं या उसको रिवाइज कर रहे हैं। जहां डाटा दिया हुआ है वो आप देख लीजिए, या किसी महत्वपूर्ण योजना का नाम दिया है जो कि किसी चीज से संबंधित है तो उसको आप देख लीजिए। प्रश्न ऐसे ही बनते हैं। अब इसके बाद आप देखें कि योजना अवधि के भीतर साक्षरता दर को 72% और 2012 तक 80% ले जाने का लक्ष्य था। अचीव तो नहीं हो पाया, लेकिन हाँ उसमें प्रयास किए गए। 2007 तक देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में ये देखिए ये 33% वाला लक्ष्य किसका है, ये आपका ये जो 10वीं योजना है इसी के अंतर्गत है। तो 2007 तक ध्यान से देखिएगा, देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन और वृक्ष आवरण को 25% तक, किस कंडीशन में, मतलब वन और वृक्ष आवरण को पूरे भौगोलिक क्षेत्र में कितना 25% तक, और 2012 तक 33% तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया था और अभी तक वो 33% पर नहीं पहुंचा है। अब आप देखिए 2007 तक सभी प्रमुख प्रदूषित नदियों और 2012 तक अन्य अधिसूचित जितने भी हिस्से हैं, मतलब अधिसूचना में जितने भी हिस्सों को शामिल किया गया है, उनकी सफाई का लक्ष्य रखा गया था। तो ये थी 10वीं पंचवर्षीय योजना जिसमें कि बहुत बड़े बड़े लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। अब आती है 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से लेकर 2012 तक चलती है और इसमें क्या होता है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन आता है जो कि 2013 में खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो आया था उसी के तहत स्थापित होता है। मतलब
ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दोनों की डेट आप याद रखेंगे। अब इसके बाद आप देखें कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, ये भी 11वीं पंचवर्षीय योजना से ही जुड़ी है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ये 2007 में आती है, तो ये इसी से जुड़ी है। सबला योजना, सबला योजना मतलब जो लड़कियां हैं उनको सशक्त बनाना, ये इसका उद्देश्य था, सन 2010 की है। समावेशन की अवधारणा अस्तित्व में आती है और नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन जो है उसको शुरू किया जाता है। अब तीव्र और समावेशी विकास हासिल करना ये लक्ष्य था, गरीबी को घटाना ये उद्देश्य था। सामाजिक क्षेत्र और इसमें सेवा प्रदान करने पर जोर दिया गया था। इसके साथ साथ शिक्षा और कौशल विकास की बात की गई थी, सशक्तिकरण का लक्ष्य रखा गया था, लैंगिक असमानता में कमी लाने का लक्ष्य रखा गया था, पर्यावरणीय स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य था, कृषि उद्योग और सेवाओं में वृद्धि को 4%, अब यहाँ देखें कि अलग अलग है, मतलब कृषि के लिए 4%, उद्योग के लिए 10% और सेवाओं में जो वृद्धि दर है उसको 9% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया था। कुल प्रजनन दर को घटाकर 2.1 पर ले आकर फिक्स करने का लक्ष्य रखा गया था, ताकि जनसंख्या पर नियंत्रण किया जा सके, क्योंकि ये अच्छी तरह पता था कि अगर आबादी नियंत्रित हुई तो सब कुछ कंट्रोल में हो जाएगा। अब 2009 तक सभी के लिए स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य था और कृषि विकास को 4% बढ़ाने का भी लक्ष्य रखा गया था। अब आती है 12वीं और अंतिम पंचवर्षीय योजना, जो कि 2017 तक चलती है और भारत सरकार की 12वीं पंचवर्षीय योजना में 9% की वृद्धि दर हासिल करने का लक्ष्य रखा गया था। लेकिन राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीसी, इसने 27 दिसंबर 2012 को 12वीं योजना के लिए 8.2 की वृद्धि दर को मंजूरी दी थी, मतलब थोड़ा सा इसे घटाया गया था। और जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है, इसका मुख्य विषय क्या था? इसका थीम था तेज, अधिक, समावेशी और सतत विकास। ये आप देखिए, अब 1 अप्रैल 2017 इससे 3 वर्षीय कार्य योजना आगे आती है, तो नीति आयोग को 15 साल के विजन डॉक्यूमेंट और 7 साल की रणनीति का काम भी सौंपा जाता है, जो कि 2030 तक सरकार के विकास कार्यों का मार्गदर्शन करेगा। तो जो नीति आयोग का विजन दस्तावेज है उसको आपको देखना चाहिए, हालांकि इस एग्जाम के लिए वो इतना भी महत्वपूर्ण नहीं है, जो फैक्ट यहाँ दिए हैं उतने ही काम के। अब 3 साल की कार्य योजना, लेकिन कोई बड़ी परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं ना, तो उसमें आप ये विजन डॉक्यूमेंट एक बार देख लीजिएगा, वो ऑफिशियल साइट जो गवर्नमेंट की होती है उस पर अवेलेबल है। अच्छा, 3 साल की जो कार्य योजना है, 7 साल की रणनीति 2030 तक, 15 साल का जो विजन दस्तावेज है, उसमें क्या है कि नई प्रणाली के तहत सूत्रों के द्वारा ये पता चलता है कि राज्यों को विभिन्न योजनाओं के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और फंड प्रवाह के कम होने की संभावनाओं का भी सामना किया जाएगा। मतलब कुल मिलाकर धन आपूर्ति अच्छे तरीके से हो और राज्य जो है वो विकास की दिशा में बढ़ चले, यही आवश्यक है। अब हमारी अर्थव्यवस्था कैसी है? ये न तो पूंजीवादी है और न ही समाजवादी है, ये मिश्रित है, बीच की है, दोनों का मिक्सचर दिखाई देता है। समाजवाद और पूंजीवाद दोनों के ही अंश इसमें दिखते हैं और इसीलिए ये संतुलित है। जैसे बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग की बात की जाती है ना, तो वो मध्यम मार्ग हमने अपनाया है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के 2 उदाहरण और हैं हमारे अलावा, एक तो अमेरिका है और दूसरा फ्रांस है। ठीक, ये 2 उदाहरण हैं जहां पर निजी और सार्वजनिक दोनों ही क्षेत्र सह अस्तित्व में और मिलकर आर्थिक विकास की दिशा में काम कर रहे हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था में समाजवाद और पूंजीवाद की सबसे अच्छी विशेषताओं को, मतलब समाजवाद में जो सबसे अच्छा पॉइंट है, पूंजीवाद में जो सबसे अच्छा पॉइंट है, दोनों को मिक्स करके इसको बनाते हैं। और इसमें पूंजीवाद के स्वतंत्र उद्यम वाले कॉन्सेप्ट भी होते हैं और समाजवादी जो सरकारी नियंत्रण के तत्व हैं वो भी पाए जाते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों ही सह अस्तित्व में होते हैं। अब इसके साथ ये बताया गया है कि निजी क्षेत्र वे इकाइयाँ इसमें आती हैं जो कि निजी स्वामित्व वाली होती हैं और लाभ के उद्देश्य से काम करती हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में वो उत्पादन इकाइयाँ आती हैं जो कि सरकार के स्वामित्व में होती हैं और सामाजिक कल्याण के लिए काम करती हैं। सरकार अपनी लाइसेंस, कर रोपण और यहाँ आप देख रहे हैं लाइसेंस, कर रोपण, कीमत, मौद्रिक, राजकोषीय नीतियों द्वारा निजी क्षेत्रकों के लिए कार्यों पर नियंत्रण, इस तरह के कामों का नियमन करती है। मतलब भारत सरकार क्या है, वो परमार्थ के लिए काम करती है। परमार्थ का मतलब उसकी जिम्मेदारी है, ऐसा नहीं कि कोई एहसान कर रहे हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं तो इसीलिए काम कर रहे हैं। तो सामाजिक कल्याण उद्देश्य होता है और निजी क्षेत्र का काम क्या होता है, मतलब वो अपने लाभ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं। अब भारत भी एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है, अभी हमने पीछे देख ही लिया है। भारत ने अर्थव्यवस्था की इस प्रणाली और दृष्टिकोण को आज़ादी के बाद ही अपना लिया था और देश में वर्ष 1948 और 1956 में लागू जो औद्योगिक नीतियां थीं, इन्होंने निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के सहअस्तित्व को और मजबूत किया है। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि बाजार के पास खुद को सही करने के गुण और एडम स्मिथ के अदृश्य हाथ वाली अर्थव्यवस्था को 1929 की आर्थिक महामंदी में बड़ा झटका लगा था। अमेरिका ही नहीं, ये कुछ पुरानी बातों की चर्चा की जा रही है कि पीछे से क्या हो रहा था। अमेरिका ही नहीं बल्कि पश्चिमी यूरोप के कई सारे देशों को भी इस महामंदी ने अपनी चपेट में ले लिया था और एक बार फिर से अब जो समय चल रहा है इसमें मंदी की आहट है। कोरोना महामारी और उसके बाद ये जो युद्ध छिड़ा हुआ है, मतलब रूस और यूक्रेन के बीच में, तो इस तरह का जो तनाव है ना, ये मंदी की ओर पूरी दुनिया को धकेल रहा है और मंदी कितनी हानिकारक होगी वो पता लगेगा। तो महामंदी ने चपेट में ले लिया था, भारी बेरोजगारी होती है, मांग बढ़ जाती है, आर्थिक गतिविधियों में कमी आ जाती है, उद्योग धंधों में ताले लगने लगते हैं, मतलब मंदी में जो आर्थिक बेहाली होती है वो सब दिखने लगती है।
इन समस्याओं से स्मिथ के विचार उबरने में नाकाम रहते हैं। ऐसे समय में एक नए नजरिए ने जन्म लिया, मतलब एक नया ही दृष्टिकोण सामने आता है, जो कि मशहूर किताब, और इस किताब का नाम क्या है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट और इंटरेस्ट एंड मनी। मतलब इस किताब का नाम है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। 1936 की है और ये नया ही एक विचार देती है। मतलब इसको देने वाले व्यक्ति कौन है, ये ब्रिटिश अर्थशास्त्री हैं और कैम्ब्रिज के प्रोफेसर थे। इनका नाम था मेनार्ड कीन्स। तो कीन्स की थ्योरी आती है। अर्थव्यवस्थाओं के विकास के दौर में सरकारी अर्थव्यवस्थाओं की स्थिति देखना भी काफ़ी रोचक है। उसको देखने से पता चलता है कि देश किस दिशा में जा रहा था। और पोलिश दार्शनिक है, मतलब पोलैंड के ये दार्शनिक है, इनका नाम है ऑस्कर लॉन्च, और इन्होंने 1950 के दशक में सही प्रस्ताव दिया था। इनका अपना प्रस्ताव था, समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं के लिए ये प्रस्ताव दिया गया था, और ये कीन्स की पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में भी काम करता था। तो इनके विचार आपस में मेल खा रहे थे। मार्केट सोशलिज्म शब्द जो है वो ऑस्कर लेंज की ही देन है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। साम्यवादी चीन, साम्यवादी व्यवस्था वाला चीन, इसमें माओ त्से तुंग के नेतृत्व में पहली बार अर्थव्यवस्था में सरकार के पूर्ण नियंत्रण के खिलाफ विचार रखा गया था। मतलब सरकार का पूर्ण नियंत्रण है, इसके लोग विरुद्ध थे। अंततः चीन ने अपनी सरकारी अर्थव्यवस्था में सीमित दायरे में बाजार की अर्थव्यवस्था को शामिल करने की शुरुआत की, और इस दिशा में 1985 का जो समय था, चीन ने ओपन डोर नीति के तहत बाजार वाले समाजवाद को अपना लिया, यानी अपने दरवाजे खोल दिए। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ 1945, और उसके बाद उपनिवेशवाद के चंगुल से दुनिया के बहुत सारे देश बाहर आते हैं, क्योंकि ये जो दूसरा विश्व युद्ध था ये मित्र देशों को भी झकझोर देता है। ठीक, जर्मनी और जापान परास्त तो होते ही हैं अमेरिका की चालबाजी की वजह से, लेकिन जो मित्र राष्ट्र थे जीत भले ही गए थे सामने से, पर उनको भी बहुत अच्छा खासा नुकसान हिटलर और जापान ने पहुंचा दिया था। तो ऐसे में वो कमजोर स्थिति में आ गए थे, और इन्हीं मित्र राष्ट्रों में ब्रिटेन जैसे महत्वाकांक्षी देश थे। तो इनके जो उपनिवेश थे वो एक एक करके आज़ाद होने लगते हैं। तो जो दूसरा विश्व युद्ध था उसके बाद बड़े पैमाने पर व्यापक परिवर्तन होते हैं। तो इसमें यही दिया हुआ है, जैसे कि भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया जैसे जो देश हैं वो बाहर आने लगते हैं, उपनिवेश के चंगुल से बाहर आ जाते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में यह राय तब बनती है जब 1999 में विश्व बैंक की रिपोर्ट 21वीं सदी में प्रवेश के नाम से शुरू होती है। ठीक, तो इससे ये राय सामने आती है, और इस रिपोर्ट में विश्व बैंक का कथन है कि सरकार विकास में अहम भूमिका निभाती है, लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है कि सरकार को बताया जाए कि उन्हें क्या करना है। मतलब सरकार अपने फैसले खुद ले सकती है। अब भारत में आर्थिक सुधार की प्रक्रिया आप जानते ही हैं कि ये 1991 में शुरू होती है, और आज़ादी के बाद से ही मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश भारत रहा है। लेकिन 1991 का जो समय था ये बड़े बदलाव का समय है। तो भारत के लिए एक नई मिश्रित अर्थव्यवस्था की तलाश शुरू होती है, यानी कॉन्सेप्ट हमने चेंज नहीं किया था, लेकिन समय के साथ बदलने के लिए तैयार हो गए थे। भारत ने स्वतंत्रता के बाद जिसे मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था वह उस वक्त की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों के अनुकूल थी। मतलब जब ये योजना बनी थी और मिश्रित अर्थव्यवस्था को ही लेकर चलने की बात हुई थी, तो आज़ादी के बाद की परिस्थितियां उसी के अनुकूल थी। मतलब उस कंडीशन में यही किया जा सकता था। लेकिन 1990 का समय आते आते आर्थिक सुधार जब शुरू होते हैं भारत में, तो एक नए सिरे से फिर से योजना बनानी पड़ती है, क्योंकि समय बदलता है तो मांग और आवश्यकताएं परिवर्तित होती हैं। अब 1991 से पहले भी मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश था, अभी भी है, लेकिन परिवर्तन हुआ है। मतलब व्यापक परिवर्तन किस चीज़ में हुआ है? सरकार और बाजार की अर्थव्यवस्था में भागीदारी का, सरकार की भागीदारी और बाजार की भागीदारी, उसमें एक बड़ा रद्दोबदल हुआ है। यहाँ कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था की शुरुआत और उसके विकास ने लंबे समय से चली आ रही उस बहस को खत्म कर दिया कि कौन सी अर्थव्यवस्था सबसे बेहतर है। और यह बहस 1776 में एडम स्मिथ की पुस्तक है वेल्थ ऑफ नेशन, उससे शुरू होती है, और विश्व बैंक की 1999 की जो विकास रिपोर्ट है उसके प्रकाशित होने तक ये जारी रहती है। अब इसके साथ आप एक चीज़ और देख रहे हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्थाओं में बाजार उन्हीं वस्तुओं और सेवाओं को सुलभ कराता है जिसका वह अच्छा उत्पादन कर सकता है। जिससे उसे फायदा नहीं हो सकता या जिसका उत्पादन करने में वो सही प्रकार से सक्षम नहीं है, उसको वो उपलब्ध नहीं कराएगा। और सरकार उन आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं को सुलभ कराती है जिन्हें कि बाजार सुलभ कराने में विफल रहता है। बाजार में जो आसानी से उपलब्ध है उसको सरकार मुहैया नहीं कराती। सरकार उन संसाधनों को मुहैया कराती है जो कि बाजार में नहीं मिल पाते हैं या मिलना मुश्किल होता है। अब अर्थव्यवस्था का यही मॉडल वर्तमान समय में हमारे लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। इससे क्या होगा? पूर्ति हो जाएगी, मतलब दोनों एक दूसरे के पूरक के तौर पर काम करेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था मूल रूप से मिश्रित है, ये आपने 1000 बार देख लिया है, लेकिन हिंदू वृद्धि दर की सीमित सफलता और भूमंडलीकरण के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था का जो 1991 के बाद का निजीकरण है उसको किया गया। वर्तमान में कुल मिलाकर बात यह है कि सार्वजनिक उपक्रमों के घाटे की प्रवृत्ति के कारण निजीकरण किया जाना एक विमर्श का विषय बना हुआ है। मतलब अभी क्या हो रहा है कि जो सार्वजनिक उपक्रम है, यानी जो लोक हित के कार्य करते हैं, वो घाटे में जा रहे हैं।
अब इसके पीछे चाहे गवर्नमेंट की पॉलिसी रिस्पॉन्सिबल हो या दृष्टिकोण ही उत्तरदायी हो, कुछ भी, या समय भी उत्तरदायी हो सकता है। समय बदलता है तो चीज़ें बदलती हैं। तो सारी चीज़ें प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ रही हैं, मतलब निजीकरण सब चीज़ों का हो रहा है। और आपने पीछे देखा है कि जो सार्वजनिक उपक्रम होते हैं वो परमार्थ के लिए काम करते हैं, लोकहित के काम करते हैं। और जो सार्वजनिक उद्यम के अलावा जितने भी हैं जो कि अपने लिए निजी उद्यम हैं, तो वो स्वार्थ के लिए काम करते हैं। उनका अपना मुनाफा उसमें पहले सर्वोपरि होता है, उसके बाद ही वो और कुछ देखेंगे। तो अगर निजीकरण हर एक चीज़ का हुआ तो इसमें स्वार्थ सबका अपना अपना सिद्ध होने लगेगा और जनता की भलाई कहीं खो जाएगी। ये एक खतरा है और ये सत्य भी है। अब यहाँ आप देखें कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में नागरिकों को अपना व्यवसाय चुनने की पूरी आज़ादी होती है। मतलब वो सरकारी सेक्टर में जा सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हैं, या फिर अपना खुद का रोजगार लगा सकते हैं, उद्योग और व्यक्तिगत व्यवसाय स्थापित कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देख रहे थे। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण तथ्य है वो दुग्ध विकास के संबंध में है। ऑपरेशन फ्लड जिसे आप कहते हैं, श्वेत क्रांति, विश्व का एक प्राचीनतम, मतलब ये प्राचीनतम तो ही है, उसके अलावा विशालतम भी है, यानी सबसे बड़ा है ग्रामीण विकास कार्यक्रम। अब इसमें क्या है, दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना, यही उद्देश्य है। तो सफ़ेद क्रांति के तौर पे दूध का रंग सफ़ेद होता है, आप जानते हैं। मतलब जो मवेशी है उनके हिसाब से रंग बदलता है, लेकिन मूल रूप से सफ़ेद रंग ही होता है। तो सफ़ेद क्रांति के नाम से इसको जाना जाता है। और ऑपरेशन फ्लड भारत के राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी NDDB के द्वारा शुरू किया गया था। तो कौन सी संस्था स्टार्ट कर रही है वो आपको मालूम होना चाहिए। यह एक ग्रामीण विकास कार्यक्रम था। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम 1970 में शुरू हुआ था। पशुपालन एक साइड बिजनेस है, मतलब जो कृषि कर रहे किसान हैं उनके लिए एक अतिरिक्त आय का साधन है। पशुओं से उन्हें बहुत कुछ प्राप्त होता है, दूध प्राप्त होता है, और जो कृषि उत्पाद होते हैं उन्हीं से वो पशुओं को आराम से जिला खिला सकते हैं, मतलब बढ़िया पोषण दे सकते हैं। बदले में गोबर प्राप्त होता है जो कि ईंधन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। और जो कृषि के वेस्ट मटेरियल है जैसे कि भूसा, पुआल, इस तरह की चीज़ें, वो भी खप जाती हैं, उन्हें बर्बाद नहीं होने देना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो ये ग्रामीण विकास कार्यक्रम है, 1970 में शुरू होता है। और वर्गीस कुरियन को आप जानते ही हैं, इन्हें सफ़ेद क्रांति का पिता भारत के संदर्भ में कहा जाता है। गुजरात का जो आणंद है उसमें स्थानीय किसानों को जब दूध का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा था, तब सरदार वल्लभ भाई पटेल की पहल पे गुजरात के कैरा आणंद के किसानों के समूह ने 1949 में अमूल नामक एक कोऑपरेटिव की स्थापना की थी। अमूल डेयरी प्रोडक्ट आप देखते ही आजकल, तो उसे परिचय की आवश्यकता नहीं है। तो अमूल नामक एक कोऑपरेटिव की स्थापना की थी और ये 1949 की बात है। ध्यान दीजिएगा कि ये सहकारी है। अब केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री, इन्होंने डेयरी क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, गोपाल रत्न पुरस्कार, इस तरह के जो पुरस्कार हैं उन्हें शुरू करने की घोषणा की थी। मतलब ऐसे और भी हैं, एक का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, ई गोपाला। ये क्या चीज़ है, तो उत्पादक पशुधन के माध्यम से धन का सृजन, और ये एक एप्लीकेशन है, जैसा कि आप नाम से पहचान भी पा रहे होंगे। और इस एप्लीकेशन में किसानों के प्रत्यक्ष उपयोग के लिए एक नस्ल सुधार और बाजार सूचना पोर्टल के तौर पे जानकारियाँ उपलब्ध होती हैं। तो ये एक पोर्टल है जिसमें कि बहुत सारी काम की जानकारियाँ होती हैं। डेयरी विकास पर राष्ट्रीय कार्य योजना 2022 की जो है, इसको आप देख लें तो दूध का उत्पादन बढ़ाने और डेयरी किसानों की आय को दोगुना करने का ये प्रयास करती है। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम को आप देख रहे हैं, राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम भी साथ में जुड़ा हुआ है, दोनों ही है। और इसे देश में पशुओं में खुरपका, मुंहपका जो फुट एंड माउथ डिजीज होती है, FMD, और उसके साथ साथ ब्रुसेलोसिस, इन दोनों पर नियंत्रण करने के उद्देश्य से लाया गया है। और नियंत्रण ही क्या है, इसे समाप्त करने के उद्देश्य से। और अभी सामने खतरा किसका है, जो लंपी स्किन डिजीज आ रही है, जिससे कि बेहिसाब गायें मर रही हैं। और पश्चिमी जो भारत का हिस्सा है, जैसे कि राजस्थान में, बहुत बड़े पैमाने पर इसका प्रकोप देखने के लिए मिल रहा है। अभी यूपी में भी आ गया है। तो ये फैलता जा रहा है और इसका अभी नियंत्रण कहीं भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। कम से कम जिस मवेशी को हो जा रहा है, आमतौर पर वो मरी जा रहा है। तो ये सब हमने देखा। अब इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए, राष्ट्रीय गोकुल मिशन है, इसे 2019 में एकीकृत पशुधन विकास केंद्रों के रूप में 21 गोकुल ग्राम स्थापित करने के लिए लॉन्च किया गया था। तो ये देखिए थोड़ा नया वाला है, 2019 का ही है, इसको आप ध्यान देंगे। ऑपरेशन फ्लड ने डेयरी उद्योग से जुड़े किसानों को उनके विकास को सही दिशा देने में सहायता प्रदान की। अब देखें कि राष्ट्रीय दुग्ध ग्रिड देश के दूध उत्पादकों को 700 से अधिक शहरों और नगरों के उपभोक्ताओं से जोड़ता है। मतलब दुग्ध उत्पादन अगर आप एक बड़े पैमाने पर करेंगे, पूरी एक डेयरी चलाएंगे, तो आपको बेचने के लिए एक मार्केट चाहिए होगा। मतलब कम से कम आपके कुछ ग्राहक चाहिए होंगे जो कि आपको सही दाम देकर उसे खरीद सकें, तभी तो आप लाभान्वित होंगे। तो वो खरीदार उपलब्ध कराना, यानी उपभोक्ता उपलब्ध कराना, ये इसका उद्देश्य है। और नतीजा क्या है, तो नतीजा आगे आप देखें कि दूध के मूल्यों में होने वाली मौसमी और क्षेत्रीय परिवर्तन को काफ़ी कम किया जा सकता है। मतलब दूध हमेशा एक बराबर नहीं मिलता है। कुछ खास मौसम ऐसे होते हैं ना जहाँ गाय भैंसें दूध देना कम कर देती हैं, तो उस कंडीशन में दूध का दाम एकदम से बढ़ जाए, तो उस असमानता से निपटने का भी एक उपाय है। उत्पादकों को नियमित आधार पर पारदर्शी तरीके से उचित बाजार मूल्य मिलता रहे, ये भी इसका एक इसमें उद्देश्य है। ऑपरेशन फ्लड की आधारशिला ग्राम दुग्ध उत्पादक शहरी, यहाँ आप देख रहे हैं ये वाला, ऑपरेशन फ्लड की आधारशिला ग्राम दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियाँ होती हैं।
यही आधारशिला होती हैं, यही इसका संचालन करती हैं। और ये जो समितियां होती हैं ये उत्पादकों से दूध को खरीदती हैं। पहले क्या होता है, जहाँ से प्रोडक्शन हो रहा है, जो गाय भैंस पालने वाले ग्वाले हैं, वहाँ से ये क्या करती हैं, दूध खरीदती हैं और उन्हें जरूरी जानकारी और सेवाएं देती हैं, आधुनिक प्रबंधन और प्रौद्योगिकी सुलभ कराती हैं। और ऑपरेशन फ्लड में और भी कुछ उद्देश्य है, जैसे कि दूध का उत्पादन बढ़ाना, ये पहला है। दूसरा ये है कि ग्रामीण क्षेत्र की आय में वृद्धि करना। भाई दुग्ध उत्पादन बढ़ेगा तो उसके बाद क्या होगा, ग्रामीण क्षेत्र की जो आय वृद्धि है वो होगी ही, क्योंकि कृषि के साथ साथ ये एक साइड इनकम है, मतलब एलाइड सेक्टर में हम इसको देखते हैं, एग्रीकल्चर के साथ संबद्ध क्षेत्र में। तो अगर इसमें हम बढ़िया मुनाफा कमा लेंगे तो कृषि में अगर कोई मोटा नुकसान भी होता है तो उसको आराम से झेल सकते हैं। तो अभी आप जो सुन रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य, तो उस दिशा में हम आगे बढ़ सकते हैं इसको अचीव करके। तो ये एक टारगेट बनाया गया था। इसके साथ साथ उपभोक्ताओं को उचित दाम पे दूध उपलब्ध कराना, ये भी इसका उद्देश्य था। कार्यक्रम का कार्यान्वयन 3 चरणों में किया गया। तो ये सारी जानकारियां हैं जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण थी। अभी देखिए बैंकों की ओर चलते हैं, थोड़ा बैंकिंग देख लेते हैं। तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है और आप देखते हैं कई बार कि बहुत सारे बैंकों को आपस में मिला दिया जाता है, एक बड़े बैंक में विलय कर दिया जाता है। तो ये सब चलता रहता है। लेकिन यहाँ जो दिया है शुरुआत से है कि बैंकिंग राष्ट्रीयकरण अधिनियम 1969 की मदद से सरकार ने कुल 20 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। पहले ये प्राइवेट थे, इनको सरकारी बना दिया गया। और 19 जुलाई 1969 को देश के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 50 करोड़ रुपए से ज्यादा की पूंजी वाले निजी बैंकों का तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीयकरण किया था। और इसी तरह 15 अप्रैल 1980 को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 200 करोड़ पूंजी वाले, मतलब जिन बैंकों की पूंजी 200 करोड़ है, ऐसे 6 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। तो ये चलता रहता है। जिस अध्यादेश के जरिए इन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था वह बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस कहलाता है। और उसके बाद इसी नाम से एक विधेयक भी पारित होता है और बाद में वो कानून बन जाता है। अब आते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर। तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 में होता है और 1 जनवरी 1949 से भारतीय रिजर्व बैंक इसने सरकारी स्वामित्व वाले बैंक के तौर पे काम करना शुरू किया। याद रखिएगा ये स्थापना का समय नहीं है, ये सिर्फ राष्ट्रीयकरण का समय। और 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण होता है और इसी का नाम बाद में पड़ जाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नए नाम से इसको राष्ट्रीयकृत किया जाता है। वर्तमान समय में सार्वजनिक क्षेत्र का ये सबसे बड़ा बैंक है और एक DSIB यानी घरेलू व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बैंक के तौर पे उभरा है। 1955 इसमें SBI एक्ट को लागू करने के साथ भारत सरकार ने 3 शाही बैंकों को, जो राजसी बैंक थे, उनको आंशिक तौर पे राष्ट्रीयकृत किया और उनका नाम रखा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नाम का परिवर्तन बाद में हुआ था तो वो दिया हुआ है। भारत में पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक इस प्रकार से सामने आता है। देखिए राष्ट्रीयकरण जब किया गया तो उसके पीछे कुछ वजहें रही होंगी और वो दी हुई है। इसमें आप देखें कि मुख्य कारण था कि बड़े व्यावसायिक बैंकों द्वारा अपनाई जाने वाली क्लास बैंकिंग, ये एक पॉलिसी हुआ करती थी। राष्ट्रीयकरण के बाद बैंकों की खराब स्थिति तेजी से बदलने लगी क्योंकि बैंक अपने बूते बहुत लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे। उनकी स्थितियां लगातार बिगड़ रही थी, उनकी पूंजी कम होती जा रही थी, तो उनका राष्ट्रीयकरण करके उनके अस्तित्व को बचाना ये उद्देश्य था। भारत का बैंकिंग क्षेत्र आज़ादी के बाद प्रमुख रूप से निजी हाथों में था और निजी हाथों में होने की वजह से इसमें अस्थिरता थी, तो उसको स्थिरता प्रदान करना था कि लोग आर्थिक मामलों में इन पर भरोसा कर सकें। तो ये सरकार का इसमें उद्देश्य था। 1947 से लेकर 55 के बीच में लगभग छोटे बड़े 300 से भी अधिक बैंक जो थे वो बंद हो चुके थे। साथ ही इन बैंकों में जमा लोगों की पूंजी भी डूब चुकी थी। ये आप देख रहे हैं। मतलब क्या है कि अगर प्राइवेटाइजेशन बैंकों का होता है तो ये खतरा हमेशा रहेगा। उस समय था तो अभी भी आ सकता है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि आर्थिक स्थितियां हमेशा 19-20 होती रहती है, हर देश के साथ होता है। तो पूंजी डूबने का खतरा। अब देखिए सरकार ने समय समय पर बैंकों के राष्ट्रीयकरण के साथ साथ इन्हीं उद्देश्यों के चलते कुछ बैंकों का विलय भी किया है। बैंकों का विलय करने के पीछे उद्देश्य क्या है? बैंकों की स्थिति को मेंटेन करना, ताकि जो छोटे बैंक हैं जो कि खुद से सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं उसको किसी बड़े वाले में मर्ज कर दीजिए ताकि वो जिंदा रहें। और बैंकों की स्थिति सुधारने के लिए बैंकों के विलय की सिफारिश सबसे पहले नरसिंघम कमेटी करती है और उसके बाद PJ नायक कमेटी जो है उसके द्वारा भी इसी तरह की रिकमेंडेशन की गई थी। तो इसमें 2 कमेटियों को आप याद रखेंगे, एक तो नरसिंघम कमेटी है, दूसरी PJ नायक कमेटी। 2 को आपने देखा। आगे चलते हैं। यहाँ आप देखिए कि भारतीय बैंकिंग संघ के हिसाब से 1986 से अब तक 50 बैंकों का विलय किया गया है। यहाँ कुछ अलग जानकारी है। न्यू बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक में विलय अतीत का सबसे बड़ा विलय माना जाता है। कुछ समय बाद 2017 में भारतीय महिला बैंक, यहाँ देखें ये पूछा गया था कि भारतीय महिला बैंक का विलय कब किया जाता है, तो ये 2017 की बात है। और अन्य 5 अन्य ऐसे ही जो दिवालिया होने के कगार पे या खराब आर्थिक स्थिति में खड़े बैंक थे, कुल मिलाकर 5, तो उनका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में विलय कर दिया गया। तो इसमें ये पूछा जा सकता है कि भारतीय महिला बैंक का विलय कब और किस में किया गया। तो डेट आपको 2017 और बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं।
अब जो भारतीय महिला बैंक का विलय होता है उसके बाद एसबीआई विश्व के 50 बड़े बैंकों की सूची में शामिल हो गया। क्योंकि किसी एक बैंक में आप कई सारे बैंकों को मिक्स करते जा रहे हैं तो उसका आकार बढ़ेगा, उसके ग्राहक बढ़ेंगे, इस तरीके से उसकी पूरी पूंजी में विस्तार होगा। तो 50 जो दुनिया के सबसे बड़े बैंक हैं उस सूची में हमारा एसबीआई शामिल हो गया है। और इसके अतिरिक्त 2019 में विजया बैंक और देना बैंक ये 2019 में विलय किया जाता है बैंक ऑफ बड़ौदा में। मतलब विजया बैंक और देना बैंक दोनों का विलय किसमें होता है? बैंक ऑफ बड़ौदा में होता है। उदारीकरण जो हुआ था उसके बाद निजी क्षेत्र को भी बैंकिंग क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति दी गई और 1994 में इस तरह का पहला बैंक आता है आईसीआईसीआई। ये आप देख रहे हैं, ठीक है। आईसीआईसीआई ये जो बैंक है ये पहले अस्तित्व में आता है जब परमिशन मिल जाती है कि अब निजी क्षेत्र भी जो है, प्राइवेट सेक्टर भी जो है वो बैंकिंग में एंटर कर सकता है और ये भरोसेमंद बैंक है, प्राइवेट ही सही। अब इसके बाद आप देखें कि भारत में राष्ट्रीयकरण के 2 प्रमुख चरणों के बाद 80% बैंकिंग क्षेत्र सरकारी स्वामित्व के अंतर्गत आ गए और आर्थिक सुधारों की दिशा में भारत के कदम बढ़ाने के बाद सरकार ने वित्त वर्ष 1992-93 में बैंकिंग सिस्टम में समग्र सुधार को शुरू किया था। तो पहला सुधार क्या होता है, यहाँ आप देख रहे हैं। देखिए 1993 में एसबीआई संशोधन अधिनियम के जरिए एसबीआई को पूंजी बाजार में उतरने की इजाजत मिल गई थी। ये समय आप याद रखेंगे। और साथ में ये भी है कि इस अधिनियम के तहत एसबीआई 33% तक अपने शेयर बेच सकता था, ये उसको खुली छूट थी। और 10 अक्टूबर 2007 को सरकार ने एसबीआई में अपने शेयर को 53% तक करने का प्रस्ताव का ऐलान किया है, जिससे कि बैंकों के जो पूंजीकरण है उसको इस्तेमाल किया जा सके। अच्छा, एक चीज़ और है कि 1994 का जो समय था, मतलब 94 में राष्ट्रीयकरण किया गया सरकार के द्वारा बैंकों का, और बैंकिंग कंपनी संशोधन अधिनियम आता है 1994 वाला, उसके जरिए 33% तक अपना शेयर बेचकर पूंजी बाजार में उतरने की इजाजत बैंकों को दी गई थी। तो ये एक स्वायत्तता जैसी दी गई थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इनकी स्थापना होती है 2 अक्टूबर 1975। पूछा जाता है इस तरह के फैक्ट। और तब इनकी संख्या थी 5। उस समय ये कितने थे? 5 थे। इसका उद्देश्य वही है कि ग्रामीण जनता जो है और ग्रामीण घर है वहां तक बैंकिंग सुविधाओं को पहुंचाना, दूर दराज के इलाके भी बैंकिंग सुविधा से जुड़ सके, अपने पैसे का सही प्रबंधन कर सके। और केलकर कमेटी की सिफारिश थी, जिसको कि मानते हुए सरकार ने 1987 में नए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना को बंद कर दिया। ये पूछा जा सकता है कि किसकी सलाह पर बंद किया था, तो ये केलकर कमेटी। और उस समय इनकी संख्या बढ़कर हो गई थी 196, 5 से सीधा 196। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। आगे बढ़ते हैं। 1991 के आर्थिक सुधार के बाद की जो अर्थव्यवस्था है उसको देख लीजिए। तो एक महान आर्थिक संकट था वो 1991 वाला, और उसके बाद अनेक अर्थशास्त्रियों के हिसाब से अगर हम देखें तो आज़ादी के बाद से भारतीय अर्थव्यवस्था को ये सबसे गंभीर खतरा सामने झेलना पड़ा था। वास्तव में जिन आर्थिक समस्याओं ने 1991 में संकट का रूप ले लिया था वो एकाएक तो नहीं आई थी, और ये सीधी बात है भाई, आर्थिक संकट में अगर आप पड़े हैं तो इसके पीछे एक लंबी वजह होगी। वो एक झटके में नहीं आएगा कि रातों रात आपको किसी ने लूट लिया है और आप एकदम से कंगाल हो गए। ये स्थिति तो थी नहीं। तो ये एकदम से नहीं आया था, बल्कि धीरे धीरे करके ये कई वर्षों से होते होते अंत में इतने बड़े रूप में सामने आता है। और 1991 में विदेशी ऋणों के मामले में संकट का सामना भारत कर रहा था। सरकार अपने विदेशी ऋण का भुगतान करने की स्थिति में नहीं थी। बाहर से जो कर्जे ले रखे थे उसको हम चुकाने की हैसियत में नहीं थे। ये बड़ी ही बुरी स्थिति होती है। अगर आप किसी से कर्जा लिए हैं और चुका ना पाए तो इससे ज़्यादा खराब कुछ नहीं हो सकता है। तो ये एक बहुत ही तनावपूर्ण समय था। पेट्रोलियम आदि आवश्यक वस्तुओं के आयात के लिए सामान्य रूप से रखा गया जो विदेशी मुद्रा रिजर्व था वो 15 दिन के लिए भी पर्याप्त नहीं था। मतलब 15 दिन भी उसको हम नहीं चला सकते थे। अब समझिए, मतलब आपको ये पता है कि आपकी जमा पूंजी अब कुछ ही दिन चलने वाली है, 2 दिन भी नहीं चलेगी, उसके बाद आप सड़क पर आ जाएंगे, तो कैसा महसूस होगा? तो देश को उस समय वैसा ही महसूस हो रहा था। अब आप देखें कि वित्तीय संकट का वास्तविक जो उद्गम स्रोत है वो 1980 के दशक में आता है। उस समय थोड़ा प्रबंधन जो है वो ढीला हो जाता है, सरकार की स्थिति डामाडोल हो जाती है। सामान्य प्रशासन चलाने और अपनी नीतियों के क्रियान्वयन के लिए सरकार करों और सार्वजनिक उद्यम के चलते फंड जुटाती है, और जब व्यय आय से अधिक हो जाता है, मतलब जितना आपकी आमदनी है उससे ज़्यादा आप खर्चा कर रहे हो, तो सरकार बैंकों, जन सामान्य तथा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से उधार लेने के लिए बाध्य हो जाती है। सीधी बात है, इसको आप अपने देखिए अर्थशास्त्र जब भी आप पढ़ते हैं, इंडियन इकोनॉमी, तो उसको अपने निजी जीवन में उतार के समझने का प्रयास करिए। जैसे आप अपने घर का बजट बनाते हैं, और बजट इस हिसाब से बनाते हैं कि आपको मंथली जितनी भी सैलरी मिलती है या जहाँ जो भी आपका आय का स्रोत है, आप कोई उद्योगी हैं तो उद्योग से कमाते हैं, तो जितना भी मान लीजिए 40,000 आपको महीने में मिल रहा है या 20,000 मिल रहा है, तो उसी के हिसाब से आप ऐसा बजट बनाएंगे कि उसमें से कुछ बचत भी हो जाए और आपके जितने भी खर्चे पानी है वो सब भी चलते रहे। अब आपने ऐसा बजट बना लिया जो कि आपकी इनकम है 40,000 और 60,000 का बजट बन गया, मतलब 60,000 का आप खर्चा कर रहे हैं, तो होगा क्या? वो 20,000 कम पड़ेगा तो आप कहीं ना कहीं से उधार लेंगे, और वो उधार देश ने भी लिया। जब योजनाओं को पूरा करने के लिए खर्चा पूरा नहीं पड़ा तो उधार लिया, और वो उधार चुकाने में हम बाद में असफल हो जाते हैं। तो जब असफल होते हैं, असमर्थ होते हैं, तो आर्थिक संकट एकदम विकराल हो जाता है। यही चीज़ है।
अब यहाँ आप देखें कि भुगतान संतुलन की जो गंभीर समस्या है, इसी की वजह से आर्थिक संकट पैदा होता है। और इससे निपटने के लिए भारत क्या करता है, तो आर्थिक प्रतिष्ठान जो भारत के थे, उन्होंने भारत की व्यापक आर्थिक बैलेंस शीट को सुधारने के लिए और विकास गति बढ़ाने के लिए एक बहुआयामी सुधार एजेंडा शुरू किया था। उस समय घरेलू मांग बहुत ज्यादा थी और आयात में कमी थी, चालू खाता घाटा बहुत बढ़ चुका था, यही सब समस्या थी। खाड़ी संकट जो 1990 का था, उससे और हमारी जो कंडीशन है वो खराब हो जाती है। दूसरी ओर भारत की राजनीतिक स्थिति भी उस समय डामाडोल थी, स्थिर कुछ भी नहीं था। तो जब राजनीति ही अस्थिर है तो नियम कानून बनेंगे नहीं, योजनाएं जस की तस धरी की धरी रह जाएंगी। ठीक, तो ये और घातक स्थिति है। तो कुल मिलाकर खाड़ी देशों के संकट के कारण अंतर्राष्ट्रीय वातावरण में परिवर्तन हुआ था और विदेशी मुद्रा का संकट पैदा हो गया था। खाड़ी देशों को होने वाला जो भारतीय निर्यात था वो लगभग बंद हो गया था और नतीजा क्या होता है कि अप्रत्याशित रूप से जो विदेशी मुद्रा है वो कम होने लगती है। प्रेषित धन अप्रवासी भारतीयों द्वारा खाड़ी देश से आते थे वो समाप्त हो जाते हैं और पेट्रोलियम तेल स्नेहक पदार्थों के आयात का बिल बढ़ जाता है। दूसरी ओर राजनीतिक अस्थिरता ने पूंजी पलायन को प्रोत्साहित कर दिया था। तो ये सब कारक किस ओर इशारा कर रहे थे कि संयुक्त प्रभाव से विदेशी मुद्रा कोष ही खाली हो रहा था, बल्कि खाली हो गया था। और भारतीय अर्थव्यवस्था के इतिहास में जून 1991 बड़ा ही गंभीर समय है। भुगतान शेष की समस्या बहुत ही विकराल हो गई थी, गंभीर नहीं थी, अत्यंत गंभीर थी। नई आर्थिक नीति आती है 1991 में और इसमें क्या है, उपाय किए जाते हैं सरकार के द्वारा। तो 7वीं योजना के आरंभ से देश के आर्थिक क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण नीतिपरक परिवर्तन किए गए थे और इनका संबंध अर्थव्यवस्था के अलग अलग अंगों से था। अब ये जो नई आर्थिक नीति और आर्थिक सुधार की संज्ञा दी गई है, इसमें होता क्या है, एक तो उदारीकरण किया जाता है। उदारीकरण में यह है कि औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली को शुरू किया जाता है, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं। आयात निर्यात नीति, उसमें परिवर्तन होता है। तकनीकी उन्नयन का सुधार किया जाता है। राजकोषीय और विदेशी निवेश नीतियों में उदारीकरण ये 1980 के दशक में भी शुरू किया गया था, लेकिन यहाँ बड़े पैमाने पर होता है। औद्योगिक क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र, कर सुधार, वित्तीय जो विदेशी विनिमय बाजार है वो सब, और व्यापार निवेशक क्षेत्र, इन सब पर 1991 में और 1991 के बाद विशेष ध्यान दिया गया। ठीक है, ये सब काम किए जाते हैं। और 1991 के बाद से शुरू हुई जो सुधार नीतियां हैं, उसमें अनेक प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया गया। अल्कोहल, सिगरेट, जोखिम भरे रसायन, औद्योगिक विस्फोटक, इलेक्ट्रॉनिक, विमानन, औद्योगिकी भेषज, इन 6 उत्पाद श्रेणियों को छोड़कर अन्य सभी उद्योगों के लिए लाइसेंसिंग व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। लाइसेंसिंग की जो व्यवस्था है उसको समाप्त किया गया, लेकिन जो 6 इसमें उपक्रम है उनको याद रखिएगा। अब आप देखें कि 1991 में उसके बाद से जो व्यक्तिगत आय पर लगाए जाने वाले कर थे, उनकी दरों में लगातार कमी आती है और इसके पीछे मुख्य धारणा ये थी कि उच्च कर दर जो होती है उसके कारण कर वंचन होता है। मतलब ज़्यादा अगर आप कर की दर रखेंगे तो लोग चुका नहीं पाएंगे, तो उसको कम करिए। और व्यापक रूप से स्वीकार भी किया जाता है कि कर की दर अगर ज़्यादा ऊंची ना हो तो बचत को बढ़ावा मिलता है, लोग अपनी स्वेच्छा से ही अपनी आय का ब्यौरा देंगे। पता लगा आपने इतना भयंकर कर उस पर थोप दिया है तो लोग उसकी अपनी जो एक्चुअल आमदनी है उसको बताएंगे ही नहीं। निगम कर जो कि इसकी दर पहले बहुत ज़्यादा थी, आपने देखा ना कि टैक्स एक झटके में ज़्यादा वसूला गया, तो निगम कर की दर पहले बहुत ज़्यादा थी, बाद में धीरे धीरे कम कर दिया जाता है। अप्रत्यक्ष करों में भी सुधार किए जाते हैं, मतलब प्रयास तो कम से कम किया ही जाता है। और वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए जाने वाले कर, ताकि सभी वस्तुओं और सेवाओं के लिए एक साझे राष्ट्रीय स्तर के बाजार की रचना की जा सके, वो सब काम इसमें किए जाते हैं। एक फैक्ट और है महत्वपूर्ण कि 2016 में अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को एकीकृत और सरल बनाने के लिए भारतीय संसद द्वारा वस्तु और सेवा कर अधिनियम 2016, मतलब वही जीएसटी एक्ट, उसको पास किया जाता है और ये कानून जुलाई 2017 से लागू हो जाता है। तो ये तो जीएसटी लागू होने की बात है। 2014 के बाद कुछ और आर्थिक सुधार होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं? देखिए, श्रम सुधार होता है सबसे पहले, लेबर रिफॉर्म, और श्रम संबंधी कानूनों में सुधार के लिए द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन किया गया। अब ये जो दूसरा राष्ट्रीय श्रम आयोग है, इसने श्रम से संबंधित उद्योगों, व्यवसायों इत्यादि में लगभग 100 राज्य कानूनों और 40 केंद्रीय कानूनों को समेकित करने का सुझाव दिया। मतलब ये जो 100 राज्य कानून है और 40 केंद्रीय कानून है, इनका उसमें समेकन कर दिया जाए, ऐसा सुझाव दिया गया था। श्रमेव जयते कार्यक्रम की शुरुआत होती है 16 अक्टूबर 2014 में। श्रमिकों को इसमें प्राथमिकता दी गई थी, मतलब राष्ट्र की ताकत वो है, ऐसा कहा गया था। श्रम समवर्ती सूची का विषय, मतलब केंद्र और राज्य दोनों के पास इसका अधिकार होता है कानून बनाने का। कानून और नियम वो दोनों ही बना सकते हैं। 2014 के लिए जो श्रम सुधार हुए थे उसमें क्या है कि पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए आईटी समर्थित प्रणाली और निरीक्षण के लिए अनिवार्य रूप से प्राधिकरण, मतलब प्राधिकृत करना, ये उद्देश्य था। इसके बाद 29 मार्च 2018, तो इस समय जो उपक्रम होता है उससे भुगतान राशि को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया जाता है। और मजदूरी संदाय अधिनियम के तहत संशोधित मजदूरी का भुगतान 16 फरवरी 2017 से चेक द्वारा या कर्मचारी के बैंक खाते में जमा किया जाएगा, ये प्रावधान किया जाता है। इसके साथ साथ प्रसूति लाभ संशोधन अधिनियम 2017 को आप देख रहे हैं, जो कि 1 अप्रैल 2017 से लागू हुआ था। और सवेतन मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह किया गया था। तो ये सारी चीजें आप याद रखेंगे, डेट याद रखेंगे, समय याद रखेंगे इसमें।
अब देखिए आपकी केंद्रीय वित्त और कारपोरेट कार्य मंत्री मतलब श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, इन्होंने 29 जनवरी 2021 ये जो तारीख संसद में आर्थिक समीक्षा पेश की थी, इकोनॉमिक सर्वे। और ये इकोनॉमिक सर्वे किस सत्र का था? तो ये था 2020-21 का। पेश करते हुए उन्होंने कहा कि श्रम सुधारों के इतिहास में वर्ष 2019-20 ये मील के पत्थर साबित होंगे। मील के पत्थर साबित होंगे मतलब इन्हें लंबे समय तक याद रखा जाएगा। और 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को समाहित किया गया, तर्कसंगत बनाया गया, जबकि 4 श्रम कोड के रूप में जो सरलीकरण है कानूनों का वो किया गया। ये सारे काम होते हैं। मतलब यह है कि श्रम कानूनों की कोडिंग हुई थी, और कोडिंग कुछ इस प्रकार से: वेतन संहिता 2019, औद्योगिक संबंध कोड 2020, व्यवसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कामकाजी स्थितियां कोड 2020, साथ में सामाजिक सुरक्षा कोड 2020। ये कोडिंग करके इन्हें एकीकृत किया गया, मतलब इकट्ठा किया गया, ताकि इनका बेहतर समायोजन किया जा सके। अभी जरा जीएसटी को देख लीजिए, वस्तु और सेवा कर। तो 101वें नंबर का संविधान संशोधन होता है 2016 में। याद रखिएगा कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, ये आपको मालूम होना चाहिए। 101वां संशोधन किया गया था, और देश के सबसे बड़े अप्रत्यक्ष कर सुधारों में से देखा जाता है। वन नेशन वन टैक्स के नारे के साथ इसको पेश किया गया था। जीएसटी में उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर यानी वैल्यू एडेड टैक्स, सेवा कर, विलासिता कर, इस तरह के जितने भी अप्रत्यक्ष कर थे उनको विलय कर दिया गया। मतलब इतने जितने भी कर अप्रत्यक्ष हैं उनका समावेशन कर दिया गया। जीएसटी कर के व्यापक प्रभाव या कर के भार को कम करता है और उपभोक्ता पर भारित होता है। अब देखें कि वस्तु और सेवा कर घरेलू उपभोग के लिए बेची जाने वाली अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाने वाला मूल्य वर्धित कर है। जीएसटी का भुगतान उपभोक्ताओं द्वारा किया जाता है, लेकिन यह वस्तुओं और सेवाओं को बेचने वाले व्यवसायों द्वारा सरकार को मिलता है। जीएसटी जिसने कि लगभग सभी घरेलू अप्रत्यक्ष करों जिसमें कि आप देख रहे हैं कि पेट्रोलियम, मादक पेय और स्टाम्प शुल्क, ये सब जो है ये अपवाद हैं, मतलब इसकी रेंज से बाहर है। तो इनको एक मंच के अंतर्गत समाहित किया है। शायद यह स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे बड़ा कर सुधार है। शायद शब्द का इसलिए इस्तेमाल किया गया है क्योंकि अभी भविष्य सामने है, तो बहुत और भी सुधार हो सकते हैं, लेकिन अभी तक का सुधार मतलब सबसे बड़ा सुधार इसको माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब जीएसटी जो है वो एक अप्रत्यक्ष कर है, मतलब सारे जो इनडायरेक्ट टैक्स थे उनको मिलाकर इसे बनाया गया है, तो ये खुद एक अप्रत्यक्ष कर है, जिसने कि पूर्ववर्ती अधिकांश अप्रत्यक्ष करों को प्रतिस्थापित करके एकीकरण कर दिया है। अब देखें कि वस्तु के निर्माण और वस्तुओं की बिक्री या सेवाओं के प्रावधान पर पुरानी अवधारणाओं के विपरीत वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति पर जीएसटी को लागू किया जाता है। जीएसटी पूरे देश में एक समान है, मतलब एक समान दर से लागू होने के कारण एकीकृत बाजार साझा करने में भारत को सहयोग देता है और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है। इसमें उपभोक्ता और उत्पादक दोनों के ही हितों का संरक्षण होता है, ऐसा माना जाता है। लेकिन कुछ लोगों का यह भी तर्क है कि इसके आने से महंगाई में वृद्धि हुई है। भारतीय संघीय ढांचे के दृष्टिगत जीएसटी के 2 घटक, एक तो सीजीएसटी है और दूसरा एसजीएसटी है। मतलब ये एक केंद्रीय है, दूसरा राज्य जीएसटी है। किसी भी राज्य क्षेत्र में हुए लेन देन पर केंद्र और राज्य दोनों एक साथ मूल्य श्रृंखला पर वस्तु और सेवा कर लगाते हैं। केंद्र सीजीएसटी लगाता है और कर संग्रह करता है, राज्य जो है वो स्टेट जीएसटी लगाता है और वो अपना कर संग्रह करता है। सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी केंद्र और राज्यों द्वारा पारस्परिक रूप से सहमत दरों पर लगाए जाते हैं। जीएसटी परिषद की सिफारिश पर दरें अधिसूचित की जाती हैं। अब जीएसटी मूल्य आधारित कराधान के सिद्धांत के विपरीत, देखिए ये मूल्य आधारित कराधान का सिद्धांत नहीं है, बल्कि उसके विपरीत ये गंतव्य आधारित है। तो इस तरह के कराधान के सिद्धांत पे यानी इस तरह के टैक्सेशन के प्रिंसिपल पे काम करता है। वस्तुओं और सेवाओं के अंतर्राज्यीय व्यापार पे अनुच्छेद 269 क्लॉज 1 के तहत एकीकृत वस्तु और सेवा कर आईजीएसटी को लगाया जाता है। ये क्या है? इंटीग्रेटेड है, यानी एकीकृत। और सीजीएसटी और एसजीएसटी के योग के बराबर होता है, मतलब सीधे तौर पे आप समझ रहे हैं ना, ये आईजीएसटी क्या है? ये दोनों का योग है, मतलब स्टेट और सेंट्रल का जोड़ देंगे तो ये प्राप्त होगा, और ये केंद्र और राज्यों के बीच में वितरित किया जाता है। तो ऐसा ये चलता है। अब आप देखें कि जीएसटी के अंदर आने वाले कर कौन कौन से हैं, ये पूछा जा सकता है। तो जो केंद्रीय कर जीएसटी की रेंज में आते हैं उसमें उत्पाद शुल्क है, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क है, सेवा कर है, अतिरिक्त सीमा शुल्क है जो काउंटर वेलिंग ड्यूटी होती है, और विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क है, अधिभार और उपकर भी इसी में आते हैं। राज्य कर कौन कौन से जीएसटी के दायरे में आते हैं? एक तो वीएटी मतलब वैट जिसे आप कहते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स, वो है। इसके साथ साथ बिक्री कर है, मनोरंजन कर है, स्थानीय निकायों द्वारा लागू जो कर है उनको छोड़कर इसमें गिना जाता है। और केंद्रीय बिक्री कर है, चुंगी और प्रवेश कर है, क्रय कर है, विलासिता कर है, लॉटरी, सट्टा और जुए पर जो टैक्स लगता है वो सब जीएसटी के दायरे में आता है। तो ये तो हमने जीएसटी को देखा। अब वन लाइनर फैक्ट देख लीजिए। तो अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए जो वन लाइनर फैक्ट है उसमें पहले निर्धनों की संख्या का अनुमान यहाँ दिया हुआ है कि निर्धनता रेखा से यानी गरीबी रेखा से नीचे के जनानुपात के द्वारा ये अनुमान किया जाता है, और इसे हम व्यक्ति गणना अनुपात विधि भी कहते हैं। मतलब निर्धनों की संख्या अगर हमें मालूम करनी है तो इस विधि का सहारा लेना पड़ता है।
साथ में कुछ और सूचनाएं हैं, जैसे कि न्यूनतम गैर खाद्य, यहाँ आप देख रहे हैं, न्यूनतम गैर खाद्य व्यय के साथ औसत प्रति व्यक्ति दैनिक आवश्यकता को पूरा करने के लायक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय स्तर ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में, ये तो ग्रामीण क्षेत्र है, 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी को ही निर्धनता रेखा या निरपेक्ष निर्धनता रेखा कहा जाता है। भारत में निर्धनों की संख्या और कुल जनसंख्या में उनका जो अनुपात है वो पर्याप्त मात्रा में कम हुआ है, ऐसा नहीं है कि पहले जैसा ही है। और 1990 के दशक में पहली बार निर्धनों की निरपेक्ष संख्या में कमी आई थी। कई वर्षों से सरकार निर्धनता कम करने के लिए 3 अलग अलग विधियों का सहारा लेती रही है। एक तो समृद्धि उन्मुख विकास है, विशेष निर्धनता निवारण कार्यक्रम जो चले हैं, मतलब गरीबी मिटाओ कार्यक्रम जो चले हैं, उनकी वजह से जो निर्धनों की न्यूनतम आवश्यकता है कम से कम उतनी तो पूरी हो रही है। न्यूनतम आवश्यकता का मतलब वही रोटी कपड़ा और मकान, तो कम से कम उतना पूरा हो रहा है, ऐसा माना गया है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्थाओं की जानकारी दी है। तो ये अर्थव्यवस्थाएं वह अर्थव्यवस्थाएं होती हैं जो कि अपनी आवश्यकता के अनुरूप वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में समर्थ होती हैं। इन अर्थव्यवस्थाओं के पास पर्याप्त मात्रा में पूंजी और संसाधन होते हैं। वे अर्थव्यवस्थाएं जो कुछ मामलों और क्षेत्रों में आत्मनिर्भर हो और कुछ मामलों और क्षेत्रों में देशों के ऊपर निर्भर हो, तो ऐसी अर्थव्यवस्थाओं को परस्पर निर्भर अर्थव्यवस्था कहा जाता है। जैसे कि कुछ देशों में संसाधन बहुत ज़्यादा है लेकिन प्रौद्योगिकी ही नहीं है, संसाधनों की तादाद बहुत ज़्यादा है लेकिन क्या है कि वहाँ टेक्नोलॉजी का ही प्रसार कम है, तो संसाधनों का भरपूर दोहन नहीं कर पाते। तो ऐसे हैं। और वे अर्थव्यवस्थाएं जो कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरी अर्थव्यवस्थाओं पर निर्भर होती हैं, उन्हें आश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। ये आप देखिए, व्यापार मांग और आपूर्ति दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। व्यापार में क्या होता है, मांग भी होता है, मांग भी होती है और आपूर्ति भी होती है। जैसी मांग होगी उसी के हिसाब से आपूर्ति होगी। टोबिन टैक्स विदेशी विनिमय लेन देन पर लगाया जाता है। ये टोबिन कर जो है ये किस पर लगता है, विदेशी विनिमय लेन देन पर लगता है। भारत में कृषि उत्पादों के बाजार को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के द्वारा विनियमित किया जाता है और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सिर्फ सदस्य देशों को ही कर्जा देता है। इसका मतलब क्या है कि भारत भी उसका सदस्य है और संस्थापक सदस्य है। एक मुद्रा के मूल्य में वृद्धि दूसरी की तुलना में मुद्रा का कमजोर होना है। मतलब एक मुद्रा का जो है मूल्य बढ़ रहा है तो दूसरे की तुलना में जो जिसका मूल्य कम हुआ है वो मुद्रा कमजोर हो रही है। मुद्रास्फीति उधार लेने वालों को लाभ पहुंचाती है। ठीक है, उधार लेने वाले जो लोग हैं उनको लाभ पहुंचाती है। इसके बाद आप देखें कि 1991 का जो आर्थिक सुधार था उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में FDI का जो अंतःप्रवाह है वो काफ़ी बढ़ गया है और विदेशी विनिमय कोष भी बढ़ा है। तो जब हमने अपने दरवाजे विदेशों के लिए मतलब विदेशियों के लिए खोल दिए तो वो तो बढ़ना ही था। अब देखें कि स्वैट इक्विटी शेयर्स कंपनी के कर्मचारियों को आवंटित किए जाते हैं। अधोगामी प्रकार की जो कर प्रणाली है वो भारत में पाई जाती है। ऐसे छोटे छोटे फैक्ट ये जो दिए हुए हैं ना पूछे जाते हैं कि भारत में किस प्रकार की कर प्रणाली या कैसा जो टैक्स सिस्टम है वो पाया जाता है, तो आप कहेंगे कि अधोगामी है। इसके बाद आप देखिए 5वीं योजना जो है इसको रोलिंग प्लान कहा जाता है। पंचवर्षीय योजना को ही बीच में ब्रेक करके रोलिंग प्लान लाए गए थे जनता पार्टी की सरकार के द्वारा, वो आपने पीछे देखा है। गरीबी को घटाना, रोजगार के अवसरों का विस्तार करना, लैंगिक असमानता को कम करना, ये सब 11वीं पंचवर्षीय योजना में और इसमें समावेशी विकास पर ध्यान दिया गया था। अब यहाँ ये कहा गया कि यदि प्राथमिक घाटा शून्य हो जाता है तो उधार की राशि ब्याज भुगतान के ठीक बराबर हो जाएगी। UNDP के मानव विकास रिपोर्ट जो है 2010 वाली, उसमें लिंग असमानता सूचकांक को शुरू किया गया था। उसी रिपोर्ट के द्वारा लैंगिक असमानता सूचकांक जो है उसको स्टार्ट किया गया था। गिल्ट एंड सिक्योरिटीज, ये सरकारी प्रतिभूतियों को कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, जो सरकारी प्रतिभूतियां होती हैं उनके लिए गिल्ट एंड सिक्योरिटीज शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो मीगा आप देख रहे हैं ये बहुपक्षीय विनियोग गारंटी अभिकरण है। ये विश्व बैंक समूह का एक हिस्सा है। विश्व बैंक समूह में बहुत सारी संस्थाएं हैं, उसमें से एक है मीगा। और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के जो उदाहरण हैं उन्हें आप देखिए कौन कौन से हो सकते हैं। तो विदेशों में मौजूद कपड़ा मिल का अधिग्रहण है, विदेशों में पूर्ण स्वामित्व वाली जो व्यावसायिक फर्म है उनका निर्माण है, विदेशों में नए स्टील संयंत्र का निर्माण है, ये सब आते हैं इसमें। भारत में गरीबी के अनुमान हेतु जो विधियां इस्तेमाल की जाती हैं उसमें सिर गणना विधि है, मतलब हेड काउंटिंग की जाती है। इसके अलावा कैलोरी ग्रहण विधि का भी इस्तेमाल किया जाता है। कैलोरी कितनी मिल रही है और कितनी ज़रूरत है इसके हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं। या पारिवारिक जो ज़रूरतें हैं उनके लिए कितना खर्चा है और कैसा उपयोग किया जा रहा है, इसके आधार पर भी हम कैलकुलेट करते हैं कि गरीबी की स्थिति क्या है। अब इसमें से कुछ जो है वो लोकप्रिय है, कुछ जो है वो सामान्य है। देखिए, मानव गरीबी सूचकांक जिसे कि HPI कहा जाता है, इसकी अवधारणा मानव विकास रिपोर्ट 1997 वाली जो है उसमें पेश की गई थी। लेकिन मानव विकास रिपोर्ट ने इसे बहुआयामी गरीबी सूचकांक के द्वारा 2010 में प्रतिस्थापित कर दिया। मतलब ये जो मानव गरीबी सूचकांक है इसका नाम बदलकर रख दिया गया बहुआयामी गरीबी सूचकांक। मतलब गरीबी के बहुत सारे आयाम थे तो उसको ध्यान में रखते हुए इसके नाम में परिवर्तन किया गया। विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय जो कि दीर्घकालिक नीति का अनुवीक्षण करता है, वह नीति आयोग के अंतर्गत काम करता है।
और गरीबी की संस्कृति का विचार ये सबसे पहले ऑस्कर लुईस के द्वारा दिया गया था। रॉबर्ट ई पार्क ने सबसे पहले सीमांत व्यक्ति यानी मार्जिनल मैन की जो संकल्पना है, हाइपोथेसिस है, उसको पेश किया था। व्यवसाय का सामाजिक उद्देश्य रोजगार सृजन करना होता है। किसी भी व्यवसाय को अगर आप शुरू करते हैं तो उसमें बहुत सारे अपने कर्मचारियों को रखते हैं, अपने मातहतों को रखते हैं, और ये जो एम्प्लॉय होते हैं ये कहीं ना कहीं से आपके द्वारा पैसा प्राप्त करते हैं, यानी रोजगार उन्हें प्राप्त होता है। अगर आप उस उद्यम को बंद कर देते हैं तो वो लोग बेरोजगार हो जाएंगे, है ना। तो ये रोजगार उपलब्ध कराना ही उद्देश्य है। ठीक, अब यहाँ आप देख रहे हैं कि आरबीआई अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए, यहाँ ये तात्पर्य है कहने का कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए कुछ चीज़ों को इस्तेमाल करता है। अब कौन कौन सी चीज़ें हैं? एक तो बैंक दर में वृद्धि का इस्तेमाल करता है, दूसरा यह है कि नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि, और तीसरा संवैधानिक तरलता अनुपात में वृद्धि। ये 3 चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। अप्रत्यक्ष करों को प्रतिगामी कर व्यवस्था कहा जाता है क्योंकि ये सभी आय समूहों पर समान दरों पर लगाए जाते हैं। तो ये कुछ फुटकर जानकारियां थी जिन्हें कि आप लगातार देख रहे थे। अब अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों को देख लीजिए। तो अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों को 3 श्रेणियों में हम बांट कर पढ़ते हैं। पहला तो प्राथमिक क्षेत्र है। अर्थव्यवस्था का वो क्षेत्र जहाँ पे प्राकृतिक संसाधनों को पक्के तौर पे प्राप्त किया जाता है, जैसे कि उत्खनन है, कृषि कार्य है, पशुपालन है, मछली पालन है, ये सब है। और इसी क्षेत्र को कृषि और संबंधी मतलब जो एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर है, एलाइड एक्टिविटीज़ है, उसके तौर पे जाना जाता है। मतलब एक किसान हमेशा खेत में ही तो लगा नहीं रहेगा, खेत के अलावा भी उसके पास खाली समय बचेगा, तो उस खाली समय में वो कुछ प्रोडक्टिव करे, तो कुछ जानवर पाल लेगा, उनकी सेवा करेगा, उनसे प्राप्त करेगा। उसके अलावा वो मछली पालन कर सकता है, उससे भी बढ़िया मुनाफा कमा सकता है, और बागवानी भी कर सकता है, बागवानी फसलें लगा सकता है, उनका रोपण कर सकता है, उनसे अपनी आजीविका है उसमें वृद्धि कर सकता है। तो ये सारे जो है ये एलाइड सेक्टर है। सिर्फ इतने ही नहीं है, जो प्रमुख है वो यहाँ पर दिए हुए हैं। अच्छा, द्वितीयक क्षेत्र जो होता है वो क्या है? तो यहाँ प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों अपनी गतिविधियों में कच्चे माल के तौर पे इसका इस्तेमाल, मतलब जो प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त होने वाले प्रोडक्ट हैं उसको यहाँ पर रॉ मटेरियल यानी कच्चे माल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। और ऐसा ही ये वित्तीय क्षेत्र होता है, जैसे कि लौह इस्पात उद्योग है, वस्त्र उद्योग है, वाहन उद्योग है, बिस्किट, केक इत्यादि है। वास्तव में इस क्षेत्र में विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है। कच्चा माल हम ले आते हैं जो प्राइमरी सेक्टर है वहाँ से, और जो सेकेंडरी सेक्टर है वहाँ पे इसका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। तीसरा वाला जो है इसमें सेवाओं की बात की जाती है, जैसे कि बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, चिकित्सा, पर्यटन, इसे सेवा क्षेत्र के तौर पे भी जाना जाता है। तो ये तो हमने देखा अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रों को। अब यहाँ आप देखिए अर्थव्यवस्था के प्रकारों को। तो पहली तो कृषि अर्थव्यवस्था है, कृषक अर्थव्यवस्था जिसे कहा जाता है। और इसमें यह है कि सकल घरेलू उत्पाद जो पूरे देश का है, मतलब देश की अर्थव्यवस्था का है, उसमें प्राइमरी सेक्टर मतलब जिसमें कि कृषि भी आती है, तो प्राइमरी क्षेत्र का जो चीज़ें हैं, उद्योग हैं, उनका योगदान 50% या इससे ज़्यादा है, तो उसे हम कहेंगे कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था या कृषक अर्थव्यवस्था। औद्योगिक अर्थव्यवस्था में क्या है कि अगर द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा 50% से ज़्यादा है तो इसको हम औद्योगिक अर्थव्यवस्था कहेंगे, और इसी अनुपात में इस क्षेत्र पर लोगों की निर्भरता भी रहती है। तो पूरा का पूरा यूरोप और अमेरिका इसी कंडीशन में रहा जब उन्हें औद्योगिक अर्थव्यवस्था का नाम दिया गया। भारत में अभी तक तो नहीं आई, मतलब ये स्थिति जो है ये भारत में अभी तक नहीं है, और न ही जनसंख्या की निर्भरता इस हिसाब से बढ़ी है, तो अभी हम भारत को औद्योगिक अर्थव्यवस्था नहीं कह सकते हैं। सेवा अर्थव्यवस्था वो होती है जिसमें कि सकल आय में से तृतीय क्षेत्र का योगदान 50% या उससे ज़्यादा होता है, तो उसको हम कहते हैं सेवा अर्थव्यवस्था। मतलब इसमें यह है कि जो पीछे आपने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर देखे हैं, तो जिसका योगदान ज़्यादा रहेगा उसी के हिसाब से अर्थव्यवस्था का नाम रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब आप बेरोजगारी को देख लीजिए। बेरोजगारी एक बहुत ही गंभीर समस्या है, और 15 से लेकर 64 वर्ष की आयु जो कि काम करने में सक्षम लोगों का आयु वर्ग होता है, श्रम बल इसे कहा जाता है, इसके अंतर्गत आने वाला यदि कोई व्यक्ति बेरोजगार हो जाता है, मतलब बेरोजगार माना जाता है, इस बीच में जो व्यक्ति है उन्हीं को यहाँ कैलकुलेट किया जा रहा है, मतलब उन्हीं की गणना की जा रही है। तो बेरोजगार उसे कब माना जाता है? इस आयु वर्ग का कोई व्यक्ति बेरोजगार कब कहा जाता है? जब प्रचलित मजदूरी पर काम करने की इच्छा और योग्यता उसके पास हो, लेकिन उसे काम नहीं मिल रहा। मतलब आपके पास चाहत भी है कि आप काम करें और आपके अंदर योग्यता भी है, लेकिन उसके बावजूद आपको काम नहीं मिल रहा है, तो आप बेरोजगार हैं। जब बेरोजगारी की स्थिति आती है तो ये देश के लिए गंभीर समस्या बनती है, क्योंकि एक कोई ऐसा इंडिविजुअल तो होता नहीं है, बहुत सारे लोग होते हैं। अब भारत एक विकासशील लेकिन अल्प विकसित देश है। विकासशील का मतलब क्या है कि विकास करने के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं, गतिमान उस दिशा में हैं, लेकिन अभी की जो हमारी स्थिति है वो अल्प विकसित ही है। ठीक, तो भारत में बेरोजगारी का स्वरूप संरचनात्मक किस्म का है। पूंजी निर्माण की दर बहुत नीची है, रोजगार की मात्रा कम है, बेरोजगारी स्थायी और दीर्घकालिक है, और इसके लिए तेजी से आर्थिक विकास ही एकमात्र समाधान है। तो ये सब हम देख रहे हैं। तो सबसे बड़ा समाधान तो ये है कि भाई पहले पॉपुलेशन अपनी कंट्रोल में करिए, नहीं तो कितनों को रोजगार मिलेगा और क्या मिलेगा। बेरोजगारी के कुछ प्रकार हैं, तो इसमें से भारत में जो स्वरूप है वो तो संरचनात्मक है, लेकिन अलग अलग स्वरूप है, उन्हें जानना आवश्यक है। जैसे प्रच्छन्न का मतलब क्या है? ये छिपी हुई बेरोजगारी होती है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखाई देती है। ठीक है, मतलब अप्रत्यक्ष आप इसे कह सकते हैं।
और ये उस समय होती है जब कोई व्यक्ति उत्पादन में कोई योगदान नहीं दे रहा है और प्रत्यक्ष रूप से कार्य करता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब वो काम करने में भी लगा हुआ है और उत्पादन में कोई बहुत बड़ा उससे इजाफा देखने के लिए नहीं मिल रहा है, तो ये होती है प्रच्छन्न बेरोजगारी। एक ही काम में आवश्यकता से अधिक लोगों को जब जोत दिया जाता है तो ऐसा ही होता है। अल्प बेरोजगारी क्या है कि इसमें वो श्रमिक देखे जाते हैं जिन्हें कि थोड़ा बहुत काम मिलता है, लेकिन उसके द्वारा जो उत्पादन होता है वो बहुत ही अल्प होता है। मतलब उनकी हैसियत के हिसाब से उन्हें काम नहीं मिलता है, तो ये क्या है? अल्प बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी वो होती है जिसमें कि एक खास मौसम में आपके पास काम होता है और कुछ समय आप बेरोजगार, मतलब कुछ समय आप खाली रहते हैं, आपके पास कोई काम नहीं रहता है। जैसे कि इस तरह के मौसमी बेरोजगारी के सबसे पहले शिकार होते हैं किसान। तो उनको ये सलाह दी जाती है कि जब खाली है, आपका फसल चक्र के बीच में गैप है, तो उसमें आप कुछ दूसरा कर सकते हैं, जैसे कि पशुपालन में कुछ नया कर सकते हैं या कोई और फसल उगा सकते हैं। तो ये इसका उपाय हो सकता है। इसके अलावा पर्यटन भी इसी क्षेत्र में आता है, होटल आता है, भोजन का प्रबंधन करने वाले जो उद्योग हैं उसमें ये मौसमी बेरोजगारी देखने के लिए मिलती है। इसके बाद अगला नंबर आता है खुली बेरोजगारी का। तो खुली बेरोजगारी में ये है कि श्रमिक काम करने को तैयार है, काम करने की योग्यता है, लेकिन काम नहीं मिल रहा है, मतलब जो मुख्य बेरोजगारी है। और इस प्रकार की बेरोजगारी खेतीहर मजदूरों के लिए दिखाई देती है, शिक्षित व्यक्तियों में भी पाई जाती है, गाँव से शहरों की ओर काम के लिए जो लोग आते हैं उनमें भी ये देखने के लिए मिलती है। तो भारत में खुली बेरोजगारी बहुत बड़ी मात्रा में और ये चिंताजनक है। शिक्षित बेरोजगारी ऐसी है जिसमें कि बेरोजगार व्यक्ति जो है वो शिक्षित है, शिक्षा प्राप्त किया है और शिक्षण प्रशिक्षण में बड़ी मात्रा में संसाधन भी इस्तेमाल कर लिए, लेकिन काम करने की क्षमता दूसरे श्रमिकों से ज़्यादा होने के बावजूद उसको योग्यता के हिसाब से काम नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है शिक्षित बेरोजगार। लेकिन अगर उसके पास काम करने की योग्यता दूसरों से अच्छी है तो वो लंबे समय तक इस अवस्था में नहीं रहेगा, ये भी बात है। उसको अपने कौशल के हिसाब से देर सवेर से ही काम मिल जाएगा, लेकिन जब तक वो बेरोजगार है, अपनी योग्यता के अनुरूप काम नहीं ढूंढ पा रहा है, तब तक उसे शिक्षित बेरोजगार कहेंगे। अब इसके बाद नंबर आता है औद्योगिक बेरोजगारी का और फिर चक्रीय बेरोजगारी और संरचनात्मक को हम देखेंगे। तो देखिए, औद्योगिक बेरोजगारी ऐसी है कि इसमें उन व्यक्तियों को हम डाल सकते हैं जो कि उद्योगों, खनिज, यातायात, व्यापार, निर्माण इत्यादि व्यवसायों में काम करने के इच्छुक हैं, लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा है। मतलब औद्योगिक क्षेत्र में वो काम करना चाहते हैं और वही स्किल उनके पास है, लेकिन वहां पर उन्हें काम नहीं मिल रहा है। चक्रीय बेरोजगारी ये मांग में कमी के कारण होती है और तब होती है जब अर्थव्यवस्था को कम श्रम शक्ति की आवश्यकता होती है और जब वस्तुओं और सेवाओं की समग्र मांग में संपूर्ण देश में कमी होती है, रोजगार कम हो जाता है और उसी के हिसाब से बेरोजगारी जो है वो बढ़ती जाती है। तो चक्रीय बेरोजगारी अवसाद अथवा मंदी में होती है। अभी जो मंदी की आहट आ रही है ना, उससे जो खुली बेरोजगारी अपने देश में है वो चक्रीय में बदल सकती है और घातक हो सकती है, क्योंकि ये बेरोजगारी व्यापक चक्रों के कारण होती है। अब संरचनात्मक जो भारत में है, अभी चर्चा की गई ना पीछे, तो इसमें ये होता है, ये उस समय प्रकट होती है जब व्यक्ति को उसकी योग्यता या उसके कार्य की आवश्यकता, मतलब यहाँ ये कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति की जो योग्यता है वो उसकी कार्य की आवश्यकता के लिए पर्याप्त नहीं होती है, मतलब वो कुशल नहीं होता है, ये कहने का मतलब स्किल उसके अंदर नहीं होती है और मांग के स्वरूप दीर्घकालिक परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है ये, और अर्थव्यवस्था की मौलिक संरचना को ही बदल डालती है। मतलब वो शिक्षित तो है, योग्य भी है, लेकिन उस काम के योग्य नहीं है जिसको कि वो करना चाह रहा है। तो उसके पास एक रास्ता होता है कि वो अपनी स्किल को मजबूत करे, डेवलप करे, योग्य बने और वहाँ पे काम हासिल करे। तो इसका रास्ता है। इसके बाद है संघर्षात्मक बेरोजगारी। तो ये उस समय होती है जब एक व्यक्ति रोजगार छोड़कर दूसरे रोजगार की तलाश में जाता है और दूसरे रोजगार को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को कुछ समय लग जाता है। मतलब एक काम को आपने छोड़ा, मान लीजिए कि आप किसी बैंक में काम कर रहे थे, बैंक की नौकरी आपको पसंद नहीं आई, आपके दिमाग में आया कि अब तो IAS ऑफिसर बनना है, तो आपने क्या किया, बैंक का काम छोड़ दिया। ऐसा बहुत लोग करते हैं। इंजीनियर है तो अपना जो IT सेक्टर में काम कर रहे हैं या किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं तो उसको छोड़कर खाली बैठ जाते हैं। उनके पास एक स्टॉक होता है पैसे का और उसका इस्तेमाल करके वो अपनी तैयारी करते हैं और कुछ समय तक बेरोजगार रहते हैं, स्ट्रगल करते हैं और उसके बाद उनका नसीब और उनकी मेहनत रहती है तो उन्हें मिल जाता है, मतलब वो सफल हो जाते हैं, एक अच्छी रैंक, मतलब ऑफिसर बन जाते हैं। तो ये बीच का जो दौर है ये संघर्षात्मक बेरोजगारी में देखा जाता है। कुछ इस प्रकार से हमने बेरोजगारियों को देखा। कुछ महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं को देख लीजिए। तो संपूर्ण बीमा ग्राम योजना को आप देख रहे हैं, ये 13 अक्टूबर 2017 की है और तत्कालीन दूरसंचार राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार मनोज सिन्हा जी के द्वारा इसको पेश किया गया था। उद्देश्य क्या है, योजना के तहत प्रत्येक जिले के कम से कम एक गांव जिसमें कि न्यूनतम 100 परिवार हो, इनको चिन्हित करना और उस गांव के सभी परिवारों को कम से कम एक ग्रामीण डाक जीवन बीमा पॉलिसी से आच्छादित करना, ये इसका उद्देश्य है। इस योजना के अंतर्गत सभी सांसद आदर्श गांवों को ले आया जाएगा। इसके बाद है कृषि सिंचाई योजना। शुरुआत होती है 1 जुलाई को और उचित प्रौद्योगिकियों और पद्धतियों के माध्यम से जल का कुशल इस्तेमाल करना, दक्ष इस्तेमाल करना और सिंचाई में निवेश संवर्धन करना, ये इसका उद्देश्य है। इस प्रकार से और भी योजनाएं हैं। देखिए, जो ये सिंचाई योजना है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ये 5 वर्ष के लिए, 5 वर्ष की अवधि, मतलब 2015-16 का जो सत्र था वहां से 2019-20 के लिए 50,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ अनुमोदित की गई थी पीछे, और 15 दिसंबर 2021 को इसके क्रियान्वयन को, मतलब मंत्रिमंडलीय जो समिति है आर्थिक मामलों वाली, उसने 2021 से लेकर 26 के लिए
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का फिर से क्रियान्वयन करने की मंजूरी दी है, मतलब एक तरह से इसे एक्सटेंड कर दिया है। और 93,068 करोड़ रुपए का प्रावधान ये पूरी जो बाद वाली अवधि है इसके लिए किया गया है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप ये जो कंपोनेंट का कार्यान्वयन है, इसमें डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर वेलफेयर इसके द्वारा इसको पूरा क्रियान्वित किया जा रहा है। मतलब पर ड्रॉप मोर क्रॉप कंपोनेंट ये क्या है, एक पूरा कैंपेन टाइप का है और इसको क्रियान्वित करने का काम किसका है, ये डिपार्टमेंट है एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर वेलफेयर वाला। इसके बाद आप देखें कि 1 जुलाई 2015 हर खेत को पानी इस आदर्श वाक्य के साथ इसको लॉन्च किया गया था। तो ये सारे फैक्ट हैं जो कि कृषि सिंचाई योजना से जुड़े हुए हैं। अगली जो योजना है वो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना है। 19 फरवरी 2015 की है ये। पीएम मोदी जी के द्वारा इसको राजस्थान का जो सूरतगढ़ है वहां से शुरू किया गया था। उद्देश्य है देश भर के किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करना और इसमें राज्यों का सहयोग करना। थीम है स्वस्थ धरा खेत हरा। अगर जमीन स्वस्थ रहेगी तो खेत हरा भरा रहेगा। तो मिट्टी के स्वास्थ्य को सुधारना ये इसका उद्देश्य था। और किसानों को अपनी मिट्टी के बारे में सही जानकारी नहीं होती है, मतलब उन्हें ये तो मालूम होता है कि उसके अंदर पोषक तत्व की कमी हो रही है और इसका इलाज करने के लिए खाद डालनी पड़ेगी, लेकिन खाद हम किस मात्रा में और कौन सी डालें और किस तरह के पौधे को वहाँ उपजाएं तो वो बेहतर होगा, ये उन्हें एग्जैक्टली मालूम नहीं होता है। तो ये सब जानकारी कैसे मिलेगी, जब मिट्टी की जांच होगी। तो ये पूरा एक कैंपेन है, मतलब एक पूरी योजना है। और देखें कि ये जो कार्ड है ना, ये 3 वर्ष के चक्र में एक बार जारी किया जाएगा। इसका जो रेंज है उसे आप याद रखें। इसके बाद है श्रमेव जयते योजना, जिसका पूरा नाम है दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते योजना। 2014 16 अक्टूबर से शुरू की गई थी। उद्देश्य है औद्योगिक विकास के लिए एक अनुकूल वातावरण तैयार करना और सुगम व्यवसाय का संवर्धन करना, श्रमिकों में कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सरकारी सहायता का विस्तार करना, मतलब सरकारी सहायता से श्रमिकों को कुशल बनाना ताकि वो किसी भी इस तरह की अकुशलता से संबंधित बेरोजगारी के शिकार न हो। तो ये श्रमेव जयते योजना है। इसके साथ ये है कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत 5 योजनाएं और चली थी जो कि इसका सब प्रोडक्ट है, जैसे कि समर्पित श्रम सुविधा पोर्टल है, उसके अलावा आकस्मिक निरीक्षण की नई योजना है, यूनिवर्सल खाता संख्या है, प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना है और पुनर्गठित राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना है। ये सब फिर से शुरू की जाती। कौशल विकास योजना को भी आप देख लीजिए। 15 जुलाई 2015 जो विश्व युवा कौशल दिवस था उसके अवसर पर शुरू की जाती है। इस योजना का उद्देश्य क्या है, 4 वर्षों यानी 2016 से लेकर 20 के दौरान देश के 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित करना और योजना में श्रम बाजार में नव प्रवेशी और 10वीं और 12वीं के बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले छात्रों को प्रशिक्षित करने पर ध्यान दिया जाएगा। मतलब यह है कि उन्होंने पढ़ाई तो छोड़ी दी है लेकिन उनके पास स्किल रहेगी तो वो बेरोजगार नहीं रहेंगे। योजना में प्रत्येक प्रशिक्षु को औसतन 8,000 रुपए का आर्थिक सहयोग भी दिया जाएगा। अब आप देखें दीनदयाल अंत्योदय योजना को, ये राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ा हुआ है और ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा, मतलब भारत सरकार के सौजन्य से जून 2011 में इसको शुरू किया गया था। किस चीज को, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसे कि आप NRLM कहते हैं शॉर्टकट में। और गरीबों के सामुदायिक संस्थानों के माध्यम से गरीबी समाप्त करना, मतलब कैसी गरीबी, तो जो ग्रामीण गरीबी है, ग्रामीण निर्धनता है, उसको समाप्त करना और आजीविका के स्रोतों को प्रोत्साहन देना, ये इसका उद्देश्य था। नवंबर 2015 की बात है। इसमें कार्यक्रम का नाम बदलकर दीनदयाल अंत्योदय योजना कर दिया गया, मतलब नाम बदला गया है लेकिन योजना वही पुरानी वाली है। अब इसके बाद है ई नाम। तो ई नाम आप जानते ही एक बाजार है और बाजार भी कैसा है, ये ऑनलाइन है, मतलब वर्चुअल है और इसमें ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ये इसका पूरा नाम है। शुरुआत होती है 14 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री जी के द्वारा। एकीकृत बाजारों में खरीद प्रक्रियाओं को व्यवस्थित करना इसका उद्देश्य है। इसके अलावा खरीदारों और विक्रेताओं के बीच में संचार की विषमता को दूर करना, ये भी इसका उद्देश्य है। और वास्तविक मांग और आपूर्ति के आधार पर वास्तविक समय के मूल्य खोज प्रवृत्ति का संवर्धन करके कृषि विपणन में एक रूपता सुनिश्चित करना, ये भी इसका उद्देश्य है। इसके बाद नंबर आता है शहरी आजीविका मिशन का। जैसे ग्रामीण वाला हमने देखा था अंत्योदय योजना में, वैसे ही ये क्या है, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन है। शुरुआत होती है 23 दिसंबर 2013 में, ये आप देख रहे हैं। और शहरों में लाभोन्मुख स्वरोजगार और कौशल आधारित रोजगार के अवसरों का संवर्धन करके शहरी निर्धनता और निर्धनता की उपेक्षिता इसको दूर करना, ताकि निर्धनता को हम जड़ से समाप्त कर सके। और 20 फरवरी 2016 ये जो समय है, सरकार ने देश के सभी सांविधिक शहरी स्थानीय निकायों को इसके अंतर्गत शामिल कर लिया। अब यहाँ ये वित्तीय साझेदारी को देख लीजिए आप कि केंद्र और राज्य के बीच में जो अनुपात है वो 75-25 का है, यानी 75 केंद्र का है और राज्यों का 25 है। लेकिन पूर्वोत्तर और जो स्पेशल कैटेगरी में आने वाले राज्य हैं उनके लिए 90-10 का रेशियो है, मतलब ज्यादा केंद्र देगा और कम वाला राज्य देगा। 90 जो हिस्सा है वो केंद्र वहन करेगा। उदय योजना को आप देखें, जिसका कि पूरा नाम है उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना। ठीक, तो ये नवंबर 2015 में शुरू हुई थी। उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना ये कब शुरू होती है, नवंबर 2015 में। और इसका उद्देश्य था विद्युत वितरण कंपनियों, मतलब डिस्कॉम का वित्तीय सुधार और पुनरुत्थान करना। झारखंड इस योजना में सबसे पहले शामिल हुआ था, तो पहला राज्य अगर पूछे तो वो झारखंड हो जाएगा। इसके बाद सबसे लोकप्रिय योजना को देखिए, जो कि है जनधन योजना। बहुत सारे बैंक अकाउंट खुले इसमें
और 28 अगस्त 2014 को ये शुरू होती है, यहाँ आप देख रहे हैं, ठीक है। और इसका स्लोगन क्या था? मेरा खाता भाग्य विधाता, ये आदर्श वाक्य था इसका। वंचित और गरीब लोगों को वित्तीय सेवाओं से जोड़ना, जिसमें कि बचत बैंक खाता है, साख है, बीमा है, पेंशन है, मतलब ये सब जितनी भी सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराना। और वित्तीय जागरूकता और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की प्रथा का संवर्धन करना। रुपे डेबिट कार्ड दिया जा रहा था, उसके साथ 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा, ये सब चीजें उपलब्ध कराई गई थी। इसके बाद नंबर आता है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का, जिसकी शुरुआत होती है 8 अप्रैल 2015 को। मुद्रा का पूरा नाम भी जान लीजिए, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, ठीक है। ये एजेंसी है, और कैसी एजेंसी है? माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट और रीफाइनेंस की। गठन इसका होता है कंपनी अधिनियम 2013 के माध्यम से, और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की एक अनुषंगी इकाई के तौर पे, सहयोगी इकाई के तौर पे ये स्थापित होती है। मुद्रा ऐसे सभी वित्त संस्थानों को सहयोग और पुनर्वित्त देने का काम करती है जो कि विनिर्माण, व्यापार, सेवा इत्यादि जितने भी तरह के सूक्ष्म और लघु व्यवसायी संस्थान हैं उनको ऋण देने का काम करते हैं, उनको कर्जा देते हैं। और ये विशेष रूप से इसमें एक बात है कि मुद्रा जो है वो सूक्ष्म उद्यमियों को सीधे नहीं टारगेट बनाती है, मतलब सहयोग उन्हीं का करती है, लेकिन इसमें बीच में माध्यम कौन होता है? वो संस्थान होते हैं जहां से वो ऋण लेते हैं। तो योजना के अंतर्गत सूक्ष्म संस्थाओं को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला तो इसमें शिशु उद्योग है 50,000 रुपए तक का, किशोर उद्योग है 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक का, और तरुण उद्योग है 5 लाख से लेकर 10 लाख तक का। ये रेंज आपको पता होना चाहिए। इसके बाद है अटल पेंशन योजना, शुरू होती है मई 2015 में। स्वावलंबन योजना का विलय कर दिया जाता है जो पहले से चल रही थी, और उसी के स्थान पर शुरू की जाती है अटल पेंशन योजना। निजी क्षेत्र में काम करने वाले जो असंगठित निर्धन कामगार हैं उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, ये इसका उद्देश्य था। अभिदाताओं को उनके अंशदान के आधार पर 60 वर्ष की आयु पूरे होने पर 1,000 से लेकर 5,000 इसके बीच में पेंशन का प्रावधान किया गया था। ये पूरे प्रावधान थे। और साथ में यह है कि 18 से 40 वर्ष की आयु के सभी बैंक खाता धारक इस योजना के पात्र थे। अभिदान द्वारा अंशदान की न्यूनतम अवधि जो थी वो 20 वर्ष की थी। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को आप देखें, शुरुआत होती है इसकी 2016 में कोलकाता में, और सभी भारतीयों विशेष रूप से निर्धन और पिछड़े तबकों, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली को शुरू किया जाता है, सृजित किया जाता है। 18 से लेकर 70 वर्ष की आयु के सभी बचत खाता धारक इस योजना के लिए पात्र होंगे, और प्रीमियम राशि 12 रुपए प्रति वर्ष स्वतः भुगतान प्रणाली के माध्यम से। और अगर दुर्घटना में मृत्यु होती है या फिर स्थायी रूप से पूर्ण विकलांगता आ जाती है तो 2 लाख रुपए, आंशिक विकलांगता के मामले में सिर्फ 1 लाख रुपए, पूर्ण विकलांगता है तो उसमें 2 लाख रुपए, और आंशिक है तो 1 लाख रुपए की बीमा योजना का प्रावधान था। जीवन ज्योति बीमा योजना क्या है? कोलकाता में शुरुआत होती है 9 मई 2015 को, और जीवन बीमा को बढ़ावा देने के लिए पॉलिसी धारक की मृत्यु होने पर उसके परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करना, ये इसका उद्देश्य था। एक और आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर से ये शुरू होती है, यूपी में ही प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसको शुरू किया जाता है। लघु और सीमांत किसानों को निवेश और अन्य आवश्यकताओं के लिए एक सुनिश्चित पूरक आय उपलब्ध कराना, ये इसका उद्देश्य था। और फसल कटाई मौसम से पहले किसानों की आकस्मिक आवश्यकताओं को पूरा करना, ये इसका उद्देश्य था। किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता, और मतलब इसमें 3 किस्तें होती हैं तो 2-2 हज़ार की किस्तों में 6,000 रुपए पूरे साल भर में दिए जाएंगे। तो बीच में 4 महीने का गैप आएगा, हर 4 महीने पर 2,000 रुपए, ऐसे होता है। तो यहाँ तक हमने देखा है। अब ये जो सारणी आप बनी हुई देख रहे हैं, इसमें क्या है कि समिति का नाम दिया है, स्थापना वर्ष दिया है, रिपोर्ट कब ये समिति अपनी पेश करती है, और किस क्षेत्र से इसका संबंध था ये दे रखा है। तो पहले तो मोहंती समिति है, और ये जो मोहंती कमेटी है ये जून 2020 की है। रिपोर्ट अपनी पेश करती है 30 सितंबर 2020 में, और भारतीय निजी क्षेत्र के बैंकों में स्वामित्व और नियंत्रण से संबंधित जो लाइसेंसिंग का सिस्टम था उसके संबंध में जो विनिमय किए गए थे उनकी समीक्षा करके वो मापदंड के लिए सुझाव देने के लिए आई थी। तो ये इसका काम है। इसके बाद है अरुण गोयल कमेटी, ये 2020 की है। भारत के पूंजीगत सामान क्षेत्र को मजबूत करने के लिए जो $1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के विनिर्माण क्षेत्र को प्राप्त करने हेतु राष्ट्रीय लक्ष्य था, उस दिशा में योगदान देना इसका उद्देश्य था। इसके बाद है मार्केट डेटा एडवाइजरी कमेटी, और इसकी अध्यक्षता माधवी पुरी पुच के द्वारा की गई थी, 2020 की ये भी है। प्रतिभूति बाजार डेटा तक पहुंच के लिए उपयुक्त नीति की सिफारिश करने हेतु इसको बनाया गया था। खंडवार डेटा परिधि और डेटा आवश्यकता अंतराल की पहचान करना, ये सब इसके टारगेट में आता है। कारपोरेट मामलों के सचिव राजेश वर्मा की अध्यक्षता में कंपनी कानून समिति, जिसे कि CLC कहा जाता है, ये आप देख रहे हैं। 18 सितंबर 2019 को इसका गठन होता है, और 2019 में ही 14 नवंबर की तारीख में ये अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करती है। और 2019 में कंपनी अधिनियम 2013 और सीमित देयता भागीदारी अधिनियम 2008 तथा अन्य संबंधित मामलों के कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न प्रावधानों और मुद्दों पर सरकार की जांच करने और सिफारिश करने के लिए इसका गठन किया गया था। और कंपनी कानून समिति CLC ने सिफारिश की है कि LLP अधिनियम के तहत 12 अपराधों को अपराध से मुक्त किया जाए, और LLP को सीमित देयता भागीदारी फर्मों के लिए व्यापार, और आगे आप देखें
इसके करने के लिए आसानी में सुधार के उद्देश्य से धन जुटाने के लिए एनडीसी जारी करने की परमिशन दी जाए। तो कुल मिलाकर बात यह है कि वार्षिक रिपोर्ट और फाइलिंग इसमें शामिल है और धोखाधड़ी से संबंधित ये नहीं है, जो कि गैर अपराधीकरण के लिए अनुशंसित किया गया है। तो इसमें खुली छूट देने का प्रावधान था, हालांकि उसमें कुछ सीमाएं हैं अपनी। इसके बाद साइबर सुरक्षा पर भारत के प्रमुख समन्वयक राजेश पंत समिति को देख रहे हैं आप। ये सितंबर 2020 में गठित की गई थी और नवंबर में ये अपनी रिपोर्ट उसी साल पेश करती है। और ये जेनहुआ डेटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड द्वारा डिजिटल निगरानी के निहितार्थ मूल्यांकन करेगी। मतलब इसका जो उद्देश्य था वो इसके कार्यों का मूल्यांकन करना था और कानून के किसी भी उल्लंघन का आकलन करना था। यहाँ आप देख रहे हैं माइक्रो फाइनेंसिंग पर मालेगाम कमेटी, और ये 15 अक्टूबर 2010 को गठित की जाती है। जनवरी में ये अपनी रिपोर्ट 2011 में पेश करती है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा माइक्रो फाइनेंसिंग करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, इनके विनियमन के उद्देश्य से माइक्रो फाइनेंस और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, इनकी परिभाषा की समीक्षा करने के लिए सिफारिशें करने हेतु 2010 में इसको स्थापित किया गया था। कस्तूरी रंगन कमेटी को आप जानते ही हैं, 2017 की है। नई शिक्षा नीति जो है वो इसी की रिकमेंडेशन पर आधारित है और 2019 में ये अपनी रिपोर्ट पेश करती है। 2020 में नई शिक्षा नीति आती है। टीआरपी रेटिंग पर शशि एस वेम्पति की जो कमेटी है ये 2020 नवंबर की है। जनवरी में ये अपनी रिपोर्ट पेश करती है 2021 में। और सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 2014 में मंत्रालय द्वारा अधिसूचित भारत में टेलीविजन रेटिंग एजेंसियों पर दिशा निर्देश की समीक्षा के लिए इसका गठन किया था और इसके अध्यक्ष का नाम शशि एस वेम्पति था। इसके बाद आप अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद पर जो MS अनंत कमेटी थी उसको देख रहे हैं। तो प्रोफेशनल इंजीनियर्स बिल को तैयार करना इसका पर्पस था और अक्टूबर 2020 में ये गठित हुआ था। पराली जलाने से रोकने के लिए, पराली जलाई जाती है उससे प्रदूषण फैलता है, तो इसे रोकने के लिए वन मैन ये कमेटी है और इसमें जस्टिस मदन बी लोकुर जो है वो इसमें अध्यक्ष की भूमिका में है। ये न्यायमूर्ति है, इन्हीं की अध्यक्षता में पंजाब और हरियाणा तथा यूपी में भी जहाँ किसान पराली जलाते हैं तो उसको रोकने के लिए कदम उठाया गया था। और ये पराली से उठने वाला जो धुआं होता है ये दिल्ली में प्रदूषण का एक बड़ा स्रोत बनकर आता है। हालांकि उससे ज़्यादा तो दिल्ली वाले आतिशबाजी करके धुआं उठा देते हैं। तो पटाखे की जो बमबारी होती है ना और बारूद का धुआं निकलता है वो भी पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाता है, तो वो भी इसमें एक बड़ा फैक्टर है। फिलहाल ये पराली की बात है। इसके बाद आप देखें प्रदीप शाह समिति, असल में धान की फसल समाप्त हुई रहती है, धान की कटाई हो चुकी रहती है और आजकल मशीन वाली कटाई का सिस्टम है, हार्वेस्टर आके काट के चला जाता है तो वो सिर्फ बालियां नोच लेता है, बाकी जो धान के बाकी अस्थि पंजर है यानी बाकी नीचे का पुआल और डंडी है वो सब खेत में वैसे ही रह जाता है। अब किसानों के पास एक ऑप्शन है कि या तो उखाड़े उसको और तब खेत को खाली करें ताकि गेहूं आगे बोना है, समय कम है, और दूसरा तरीका ये होता है कि उतनी मेहनत कौन करे तो चलो फूंक देते हैं, तो आग लगा देते हैं, उसके बाद वो जल जाता है, खेत खाली हो गया, जोत कर फिर गेहूं बो देते हैं। तो इससे मिट्टी तो बर्बाद होती ही है, धुआं उठता है, उससे प्रदूषण भी फैलता है, कार्बन फैल जाता है चारों तरफ, तो ये समस्या है। अच्छा, प्रदीप शाह समिति जो है ये वित्तीय सेवा केंद्र मतलब IFSC, इसमें अंतर्राष्ट्रीय खुदरा व्यापार विकसित करने के उद्देश्य से मतलब समीक्षा के उद्देश्य से लाई गई थी। ये अगस्त 2020 की है, नवंबर में अपनी रिपोर्ट पेश करती है। जुलाई 2020 में पिल्लई समिति आती है जो कि निर्यातकों के लिए शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के तहत अधिकतम दरों को तय करने हेतु गठित की गई थी। इसके बाद आप देख रहे हैं राजेश वर्मा की अध्यक्षता में व्यापार उत्तरदायित्व रिपोर्टिंग कमेटी 2018 की है, अगस्त 2020 में इसकी रिपोर्ट आती है। सूचीबद्ध और गैर सूचीबद्ध कंपनियों के लिए नए BRR प्रारूप विकसित करना ये इसका उद्देश्य था। राजेश वर्मा की अध्यक्षता में इसको गठित किया जाता है। अभिजीत सेन कमेटी को आप देख रहे हैं 2 मार्च 2007 की है, 29 अप्रैल 2018 में ये अपनी रिपोर्ट पेश करती है। लंबी अवधि के लिए खाद्य नीति तैयार करना इसका मेन मकसद था। और सुखमय चक्रवर्ती कमेटी को आप देख रहे हैं, ये दिसंबर 1982 में अपनी रिपोर्ट पेश करती है। दिसंबर 1982 में इसका गठन होता है, यहाँ आप देखें, ठीक है। और अप्रैल 1985 में ये अपनी रिपोर्ट पेश करती है, इसका संबंध मौद्रिक नीति से था। इसके बाद JJ ईरानी कमेटी है, कंपनी कानून और नए कंपनी अधिनियम के गठन से संबंधित ये है। मई 2005 में ये अपनी रिपोर्ट पेश करती है, इसका गठन हुआ था दिसंबर 2004 में। केलकर कमेटी को तो आप जानते ही हैं, ये PPP का आकलन करने के लिए मतलब PPP जो है इसका आकलन करना और कर सुधार करना मतलब कर की संरचना को सुधारना, ये इसका उद्देश्य था। और 2015 में केंद्रीय बजट में इसके गठन की घोषणा होती है और नवंबर 2015 में ये अपनी रिपोर्ट पेश करती है। इसके बाद है खुसरो कमेटी। तो जो खुसरो कमेटी है ये कृषि ऋण प्रणाली पर अपना रिपोर्ट देती है और 1986 में इसका गठन हुआ था, अगस्त में ये अपनी रिपोर्ट पेश करती है। 1989 में सरकारी आयोग आपका 1983 का है, 88 में ये अपनी रिकमेंडेशन देता है। केंद्र राज्य संबंधों और शक्ति संतुलन की इसमें बात की गई थी। इसके बाद है लोढ़ा कमेटी, जनवरी में गठित की जाती है और अगली जनवरी में ये रिपोर्ट देती है। अच्छा, इसमें देखिए कि भारत में क्रिकेट से संबंधित सुधारों की सिफारिश करना ये इसका उद्देश्य था। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण समितियां और भी दे रखी हैं और उनका जो संबंधित क्षेत्र था जिस उद्देश्य से इनका गठन हुआ है वो दिया हुआ है, इनको भी देख लीजिए। तो C राव कमेटी है जो कि कृषि नीति से जुड़ी हुई है। GV रामकृष्णन कमेटी है जो कि विनिवेश से जुड़ी हुई है, इसे बड़ा कर लीजिए और देखिए।
देखिए ये वाला। इसके बाद रघुनाथ अनंत माशेलकर, ये पैनल है असल में, और स्वच्छ भारत अभियान के लिए सर्वोत्तम तकनीकों का सुझाव देना, ये इसका उद्देश्य है। कामत पैनल जो है ये एमएसएमई सेक्टर की जांच के लिए लाया गया था। कुमार मंगलम बिरला रिपोर्ट को आप देख रहे हैं, ये निगम से संबंधित शासन प्रणाली के लिए लाई गई थी। नरेश चंद्र कमेटी जो है ये कारपोरेट गवर्नेंस एविएशन सेक्टर से संबंधित है। राकेश मोहन समिति का संबंध किससे है? आधारभूत संरचना के लिए वित्तीयन से है। डीके गुप्ता कमेटी जो है ये दूरसंचार विभाग की पुनर्रचना से संबंधित है। सुंदर राजन कमेटी का संबंध खनिज तेल में सुधार से संबंधित है, मतलब पेट्रोलियम से इसका संबंध है मोटे तौर पे। इसके बाद आप पीसी अलेक्जेंडर कमेटी को देख रहे हैं, जो कि आयात निर्यात नीतियों का उदारीकरण करने से जुड़ी हुई है। और आप देखें तिवारी समिति जो है वो औद्योगिक रुग्णता पर आधारित है, मतलब उसी की समीक्षा करने के लिए लाई गई थी। बीएन युगंधर कमेटी ये राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना पर आधारित है। नंजुंदप्पा कमेटी ये रेलवे किराया भाड़े से संबंधित है। और भंडारी कमेटी का संबंध क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से है, मतलब एक तरह से रिस्ट्रक्चरिंग से। अब यहाँ पे के आर वेणुगोपाल कमेटी को आप देख रहे हैं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जो केंद्रीय निर्गम मूल्य निर्धारण है उस पर यह आधारित थी। एमजी जोशी कमेटी को आप देखिए, ये दूरसंचार में जो निजी क्षेत्र का प्रवेश है उससे संबंधित गाइडलाइन जारी करने के उद्देश्य से। नीरज कुमार गुप्ता कमेटी जो है वो कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ले आई गई थी। ज्ञान प्रकाश समिति जो है वो चीनी घोटाला से जुड़ी थी। सत्यम समिति का संबंध वस्त्र नीति से है। हजारी समिति का संबंध औद्योगिक नीति से है। रमेश चंद्र समिति का संबंध नीति आयोग के सदस्य थे। कृषि और गन्ना और चीनी उद्योग, मतलब कृषि क्षेत्र का जो गन्ना और चीनी उद्योग है, इसने उद्योग की वित्तीय स्थिति और स्थिरता को बनाए रखने और गन्ना किसानों का जो बकाया है उसको चुकाने के लिए गन्ने की कीमतों को चीनी दर से जोड़ने की सिफारिश की थी। तो कमेटी की जो रिकमेंडेशन थी वो यहाँ पर दी हुई है। इसके बाद है न्यायमूर्ति, यहाँ आप देख रहे हैं न्यायमूर्ति ए.के. माथुर कमेटी, 7वें वेतन आयोग से इसका संबंध था। 7th जो पे कमीशन है उससे इसका संबंध था। इसके बाद वाघुल कमेटी है, यहाँ आप देखें वाघुल कमेटी का संबंध भारत में मुद्रा बाजार से है। वासुदेव कमेटी का संबंध एनबीएफसी क्षेत्र में सुधार से है। अरुणा सुंदर राजन कमेटी है, दूरसंचार क्षेत्र का पुनरुद्धार करना इसका उद्देश्य है। चंद्रशेखर समिति का उद्देश्य क्या है? उद्यम पूंजी का विस्तार। दवे समिति का उद्देश्य है असंगठित क्षेत्र के लिए पेंशन योजना, मतलब उस पर विचार करना। ए घोष समिति जो है ये बैंकों में गड़बड़ी की जांच करेगी। और के एन काबरा समिति जो है ये फ्यूचर ट्रेडिंग से संबंधित है। भूरेलाल कमेटी का संबंध मोटर वाहन कर में वृद्धि से है। तो यहाँ तक हमने इकोनॉमी के कुछ अच्छे फैक्ट्स देखे हैं और इसमें इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।